आज आप देख रहे हैं कि जो भी प्रयागराज में कोई प्रोटेस्ट करता है, लखनऊ में कोई प्रोटेस्ट करता है, सरकार उसको घसीट के मारती है। आखिर ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ इतना निर्मम व्यवहार सरकार कर क्यों रही है? उत्तर प्रदेश की वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? आज के समय अगर हम बात करें हिमांशु जी, आज हालत यह है कि हम लोगों की आंख से आंसू निकल जाते हैं जब वो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होता है यहाँ से चल के जाता है, उसको हम मदद नहीं कर पाते, बेड नहीं मिल पाता है। जो सैकड़ों लोगों को बेड न मिलने से मौतें हो रही हैं। लोहिया के अंदर ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, लोहिया के अंदर सैकड़ों लोगों को बेड न मिलने की वजह से मौतें हो रही हैं। तो ये सरकार केवल धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर रही है। तो ये आयुष्मान जो योजना चलती है और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये वास्तविकता में लागू नहीं हो पाती। अब मैं आपको बताऊं कि आयुष्मान योजना है उसमें इतनी खामियां हैं। जैसे क्या लगता है सरकार जो कोडीन कफ सिरप में जो लोग संलग्न हैं उनको बचा रही है, संरक्षण दे रही है? बनाए गए हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के ही शासन में ऐसे मौके रहे होंगे जब बलात्कारियों के छूटने के बाद जश्न मनाया जाता है। जी, ये तो अभी भी मनाया जा रहा है। अभी मनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट, हमारे जो मेहमान हैं वो चंचल यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और साथ में सबसे बड़ी बात कि वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुले मिले रहते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु भाई, और मुझे जब आपके पास आने का मौका मिला तो निश्चित तौर से मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर। क्योंकि आप अपने क्षेत्र से हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ जरूर मिलना चाहिए। जी सर। आज की इस एपिसोड की इस पूरे हम लोग शुरुआत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के यूथ से। आज आप देख रहे हैं कि जो भी प्रयागराज में कोई प्रोटेस्ट करता है, लखनऊ में कोई प्रोटेस्ट करता है, सरकार उसको घसीट के मारती है। आखिर ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ इतना निर्मम व्यवहार सरकार कर क्यों रही है? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो अगर हम बात करें जी तो जो ये योगी सरकार है, आदरणीय आदित्यनाथ जी, जी इनकी जो सरकार है अगर आप देखें तो ये बट बूट बेल्ट की सरकार है। जी और मैं कह सकता हूं कि आ, अगर हम कंपैरिजन करें पिछली सरकार से, तो इस सरकार में युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ ऐसा कोई तबका नहीं है जहां पर वो त्राहिमाम न मचा हो और जहां पर पूरी तरीके से भेदभाव ना हो। जी सर। अगर आप देखो यूथ की बात अगर हम करें, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे, हमेशा भर्तियां चलती रहती थी, हमेशा फॉर्म आते रहते थे। हम लोग सोचते थे कि चलो गांव से चल करके, हम लोग जब गांव से पढ़ने वाले लोग थे, गांव में अपने आटा की बोरी और चावल और सरसों का तेल होती है जी। सरसों का तेल और अरहर की दाल हम लोग गठरी में भर करके लेके जाते थे। और ये सोचते थे कि चलो हमारे माता पिता किसान हैं और हमको 1-2 साल का भी मौका मिल जाएगा तो कम से कम नहीं कुछ तो एसएससी दे लेंगे, हम एसएससी से हम नौकरी पा जाएंगे और कम से कम अपने परिवार का जो है एक तरीके से माता पिता का संघर्ष है उसको हम जो है सफल करेंगे और कम से कम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आज की हालत यह है कि नौजवान एकदम पूरी तरीके से दिग्भ्रमित है, उसको भ्रमित किया गया है क्योंकि सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। सरकार के पास अगर आप देखो आप, तो मैं ये कह सकता हूं कि पढ़ी लिखी सरकार अगर होती तो शायद ये नाइंसाफी नहीं होती। और वो सबसे ज्यादा अगर कोई हतोत्साहित है आज के समय में तो हमारा यूथ है जी। और वो हर तबका है। जैसे अगर हम कहें आज के समय में, मैं ये जरूर कहता हूं कि हमारे जनरल में भी काफी लोग एकदम दुश्वारियां हैं, परेशान हैं, लोग तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है, आपने देखा होगा कि कई सारी हमारी जो भर्तियां आई हैं, उन भर्तियों में देखा जाए तो केवल फॉर्म आ जाता है, वो फॉर्म कंप्लीट होता है, फॉर्म भरा जाता है, परीक्षाएं टलती रहती हैं लगातार, उससे 1-2 परीक्षाएं नहीं है, अधिकतर परीक्षाएं आपकी टल रही हैं। जी, टीजीटी 4 से 5 बार टल आप सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य कि जो नौजवान साथी जो इलाहाबाद है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है, दिल्ली में कहीं भी जो तैयारी कर रहा है और वो अपनी मतलब विषम परिस्थितियों में उससे घर की, परिवार की कैसे किस तरीके से आज के समय में खर्चे इतने बढ़ गए हैं, तो वो एकदम समझिए कि पूरी तरीके से हतोत्साहित है नौजवान आजकल। जी सर। अच्छा, नौजवानों के साथ साथ अगर हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, और आप समाज में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, हम देखते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, आप मिलने भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है अगर आप तुलना करें 12 से 17 की? तो जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं, 12 से पहले अगर हम बात करें जी, तो मुझे याद है कि जब भी कभी किसी परिवार में दिक्कत होती थी जी, तो कोई भी व्यक्ति अपने गांव के संभ्रांत व्यक्ति के पास, जिसके पास गाड़ी 4 व्हीलर होती थी, उसके बाद दौड़ के भाग के जाता था। जी, मुझे याद है मेरे ग्राम पंचायत में एक पाणे चाचा हैं जी, उनकी बहू का जो है तबीयत खराब थी और डिलीवरी का मामला था, और उसी समय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 102
आई थी और 108 जी तो 102 जो थी आपकी जो है महिलाओं के लिए, 108 जो है एक्सीडेंट के लिए, जी वो किसी के लिए भी अस्पताल पहुंचाने के लिए थी। तो मुझे याद है मैंने कहा कि चाचा घबराइए नहीं, मैं अभी जो है तत्काल एक नंबर डायल कर रहा हूं। तो कह अपनी गाड़ी आप नहीं भेजना चाहते हैं आप मेरे साथ? मैंने कहा अरे आपकी गाड़ी, आपके लिए गाड़ी आ रही है। मैं आपको बताऊं कि विश्वास नहीं करेंगे, वो गाड़ी मैंने 102 डायल किया और पहली बार मेरी ग्राम पंचायत में कोई सरकारी गाड़ी आई थी अस्पताल की। जी पता नहीं था, नई नई लॉन्च हुई थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रचार उचार था, वो सारी चीजें थी, गाड़ियां आ रही थी और उनके बहू को अस्पताल ले गए, महिला अस्पताल में डिलीवरी हुई और एक पैसा नहीं लगा। आप सोचो, वो आज भी मुझे इस बात का जिक्र करते हैं। और आज की हालत मैं बता दूं आपको, जी अस्पतालों में वर्तमान की स्थिति अगर हम बता दें, मैं बताऊं कि मैं लखनऊ में रहता हूं और लोगों का इलाज कराता हूं, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, केजीएमसी, पीजीआई, जी और जितने भी बेड माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाए थे, जी अगर हम बात करें 2012 से पहले अगर आप बात कर लो तो लोहिया में अंकोलॉजी भवन बना, उसके बाद जी एकेडमिक ब्लॉक बना, 200 बेड का मास शिशु हॉस्पिटल बना। अगर आप आगे बढ़ोगे तो लीवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग पीजीआई के अंदर बनी, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनी, जो 30 बेड का इमरजेंसी था पीजीआई का, जी उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 300 बेड बनाया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बलरामपुर हॉस्पिटल में 500 बेड बढ़ाया उन्होंने और 100 बेड का राम सागर मिश्रा के नाम से अस्पताल बनाया। जैसे आपने देखा होगा अतरौलिया में 200 बेड का यहाँ पे अस्पताल है। उसके बाद आपने देखा होगा कि शताब्दी बिल्डिंग बनी। मतलब मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 8 मेडिकल कॉलेज बनाए जो प्रॉपर चलाए भी, जहां पे प्रॉपर चला भी। और ये सरकार आपने देखा 2022 के चुनाव के दौरान, 2019 के चुनाव के दौरान, मैं तो कभी सोचता हूं कि बड़का झूठा पार्टी जो बीजेपी का नाम है और मेरा झूठ सबसे मजबूत, इनके कार्यकर्ताओं को बता दिया गया है कि हमारा झूठ सबसे मजबूत है। अब सोचो 2019 के लोकसभा चुनाव में लोग जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने 75 मेडिकल कॉलेज बना दिए, फिर 80 मेडिकल कॉलेज बना, 2022 में जा रहे थे तो 75 मेडिकल कॉलेज बना दिए। और मैं बता दूं कि मैं आजमगढ़ में बैठा हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहां से ऐसा कोई दिन नहीं है जो तकरीबन मेरी जान पहचान के ऐसे 10 लोग लखनऊ पहुंचते हैं भर्ती होने के लिए, और दिखवाने के लिए तो मैं 50 लोगों का इलाज कराता हूं। भर्ती होने के लिए मैं खुद मजबूर हो जाता हूं कि मतलब खुद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मतलब जो हमारा स्वास्थ्य हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, उसको स्वास्थ्य तो मिलना चाहिए ना। ये सरकार की प्रायोरिटी में है भाई, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, ये हमारी प्रायोरिटी है, होनी चाहिए। लेकिन आज के समय अगर हम बात करें हिमांशु जी, आज हालत यह है कि हम लोग की आंख से आंसू निकल जाते हैं जब वो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होता है यहां से चल के जाता है, उसको हम मदद नहीं कर पाते, बेड नहीं मिल पाता है, लोहिया दौड़ता है, पीजीआई जाता है, केजीएमसी जाता है, और मतलब रोते हम लोग, मेरे भी आंख से आंसू निकलता है कि बताओ यार हम लोग कितने मजबूर हैं कि क्या वो आज अगर उस परिवार को अगर वेंटिलेटर मिल जाए कम से वो बच जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। बहुत बारी हम लोग प्रयास करते हैं, लोहिया में अधिकतर मिल जाता है प्रयास करके, लेकिन पीजीआई में ऐसा कोई दिन नहीं है, मैं आपको बता दूं हिमांशु जी, जो सैकड़ों लोगों को बेड न मिलने से मौतें हो रही हैं। लोहिया के अंदर ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, लोहिया के अंदर सैकड़ों लोगों को बेड न मिलने की वजह से मौतें हो रही हैं केजीएमसी के अंदर, और कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 50 बेड भी नहीं बनाए। और मैं आपको बता दूं, जो एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया था अपनी सरकार में, उस पे श्रद्धेय कल्याण सिंह की मूर्ति लगा दी, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट कर दिया, लेकिन आज भी वो प्रॉपर चला नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि अगर आप देखें तो जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काम किया, मैं स्वास्थ्य के लिए बता दूं आपको, 108, 102 हमारी इतनी महत्वपूर्ण योजना थी। और मैं कई बार चैनल पे बोला 2022 के चुनाव के बाद, जब ये सरकार थी 17 में, उससे पहले भी कम से कम 250-300 एम्बुलेंस किसान पथ के किनारे, जो टेंडर प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी थी इस सरकार में, और मैं बता दूं कि उस चक्कर में वो सड़ गई एम्बुलेंस, ये सरकार उसका यूज नहीं कर पाई। मैंने कई बार चैनल पे उठाया तो अचानक एक बार अचानक से गायब हो गई सारी एम्बुलेंस, पता नहीं कहां गायब कर दी गई। तो आज के समय अगर हम गांव की बात करें तो गांव में क्या हाल है, गांव में हालत यह है कि अगर आप सोचो कि अभी आप 102 डायल करो तो आपको नहीं मिलने वाली, 108 डायल करो नहीं मिलने वाली है। अगर हम बात करें आज के समय में तो कम से कम अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता है। जी बिल्कुल। आयुष्मान में इतना बड़ा घपला है कि आप बताओ, आयुष्मान कार्ड आपके पास है, अब जब लोहिया में आपका इलाज होगा, पीजीआई में इलाज होगा, केजीएमसी में आपका इलाज होगा, तो आपका आयुष्मान काम करेगा? नहीं तो आपको बेड ही नहीं मिलेगा तो आयुष्मान काम क्या करेगा? अच्छा, प्राइवेट में आपकी हिम्मत नहीं इलाज करा पाओ। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक हमारे मित्र, उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, सहारा में है,
तकरीबन 27-28 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। मुझसे कहे चंचल भाई हम लोग का सब कुछ बिक गया है, अब कुछ बचा नहीं है, मतलब अब जमीन बेचने की बारी है, अब अगर जमीन अपना बेचेंगे तो हमारे भाई का इलाज हो पाएगा। मुझसे रिक्वेस्ट करें चंचल भाई आप काश अगर लोहिया में इनका इलाज हो पाए। तो सच बता दूं कि इतनी ज्यादा कुव्यवस्था अभी तक के किसी शासन में नहीं रही, और ये सरकार केवल धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर रही है। तो ये आयुष्मान जो योजना चलती है और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये वास्तविकता में लागू नहीं हो पाती? अब मैं आपको बताऊं कि आयुष्मान योजना है उसमें इतनी खामियां हैं। जैसे अगर हम अभी एक पेशेंट हमारी ग्राम पंचायत बगल में है और एससी समाज का पेशेंट है, उनका नाम मुन्नी लाल है, मैं उनको भर्ती कराया न्यूरो विभाग में। अब उसमें भर्ती हुए तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे आयुष्मान की कैपिंग के अंदर नहीं आता है, अब आपको तकरीबन 50 से 60 हजार कैपिंग कर रखे हैं। जैसे अब अगर कोई रोबोटिक सर्जरी आपकी होनी है तो रोबोटिक सर्जरी आपके आयुष्मान में नहीं आती, वो करे कि रोबोटिक अमीर आदमी करा। अरे यार मतलब इलाज के लिए भी गरीब अमीर क्या देखना है? तो ये मतलब इतनी खामियां हम लोग लड़ते रहते हैं लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में, भाई आखिर में क्यों? तो कह सर हम लोग मजबूर हैं, सरकार की पॉलिसी है। और मैं बता दूं कि आयुष्मान को लेकर के मैंने कहा कि जब आप लोहिया में भर्ती हो पाओगे, केजीएमसी में भर्ती हो पाओगे या फिर पीजीआई में भर्ती हो पाओगे तो आपका आयुष्मान काम करेगा जी। प्राइवेट में आपका आयुष्मान काम नहीं करेगा। अब बताओ मेदांता में आयुष्मान लेके जाओगे आप तो पता चला कि आपको कार्डियक अगर मान लीजिए अगर है प्रॉब्लम तो आपका जो स्टेंट होगा हमारे पास ही नहीं है सरकारी वाला, वो तो हमारे पास कैपिंग है, उसमें ये छल्ले आपके नहीं पड़ेंगे। अभी अगर आपको जो है पेसमेकर पढ़ना है तो कहते नहीं आयुष्मान में गरीबी वाला पेसमेकर पढ़ना है, वो नहीं पढ़ पाएगा आपका। तो मतलब आप जो सोचो जो परिवार का बेचारा जो जिस अपने भाई का इलाज करा रहा है, अपने बहन का, अपने पिता का, अपनी माँ का, किसी का अपना रिश्तेदार का इलाज करा रहे, तो सोचता है यार काश हम अच्छा लगवा पाते। इस आयुष्मान के चक्कर में, इस आयुष्मान से हम ये लगवा पाएंगे, पता नहीं काम करेगा कि नहीं काम करेगा। मैं बता दूं कि ये मैं डेली ये मेरा आमना सामना होता है। मैं आपको बताऊं कि अपने क्षेत्र से कम मेरे पास तकरीबन 1700-1800 लोगों का मैंने केवल हार्ट का ऑपरेशन करा चुका हूं। मेरे पास डेटा है बाकायदा। और मैं अपनी विधानसभा का नहीं, अपनी आसपास जितनी विधानसभा हैं, सगड़ी से लेकर के सदर से लेकर के अतरौलिया, अम्बेडकर नगर, कहीं से भी कोई आता है, मैं कभी कोई जाति नहीं देखता, ना कोई धर्म देखता हूं, ना कोई क्षेत्र देखता हूं जी। कोई भी व्यक्ति अगर आता है, मेरा मानना है सच में कि अगर आप राजनीति में हैं तो अगर आप नेता हैं तो आपकी कोई जाति नहीं है, तो आपको इन सबसे चीजों से ऊपर उठ के ही काम करना हो। तो मैं वो काम प्रयास कर रहा हूं करने का। अच्छा सर, इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा अभी हाल फिलहाल में विवाद चल रहा है, कोडीन कफ सिरप। जी। आपको क्या लगता है सरकार जो कोडीन कफ सिरप में जो लोग संलग्न हैं उनको बचा रही है, संरक्षण दे रही है? देखिए ये मैं एक मिनट में इसलिए आपको ये पूछ रहा हूं क्योंकि अभी तक उनके घर कोई बुलडोजर नहीं चला। ये तो जाने जाते हैं बुलडोजर चलाने के लिए, कई लोगों का नाम आ चुका है। आपका स्टैंड क्या है सर इस पर? देखिए बुलडोजर बाबा का जो बुलडोजर है उसकी 2 आंखें हैं जी। वो 2 आंखों से देखती है कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से पार्टी का है, उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। अब वो देखती है सबसे पहले जाति क्या है उसकी, उसका धर्म क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, वो कौन सी पार्टी का है, ये भी देखती है। मैं आपको 1-2 वानगी नहीं है, केवल कोडीन की वानगी आप छोड़ दो। आपको याद होगा BHUIT में जब एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था जी, बिल्कुल याद है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मिले थे और उनकी जमानत हुई, जमानत पे जश्न मनाए गए। हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के ही शासन में ऐसे मौके रहे होंगे जब बलात्कारियों के छूटने के बाद जश्न मनाया जाता है जी। ये तो अभी भी मनाया जा रहा है, अभी मनाया जा रहा है। आप सोचो इससे बड़ी जो है मतलब इस सरकार की आप कह सकते हो कि इतनी बेशरम सरकार, इतनी ज्यादा अगर हम बात करें कि हम निर्लज्ज, मैं जो भी शब्द मैं कड़वा शब्द और भी बोल सकता हूं लेकिन नहीं बोलना चाहता मैं, ऐसी सरकार कोई नहीं है। अब कोडीन की बात मैं कर लूं कि कोडीन का इतना बड़ा रैकेट है, वो तो शुक्र मनाओ कि अधिकारियों के पैसे की बंदरबाट में ये मामला खुल गया, नहीं तो खुलता क्या? ये जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग हैं, अगर आप बात करो अभी एक जिनका आपने बंगला देखा होगा, चर्चा का विषय बना हुआ है, सैकड़ों करोड़ का बंगला है। आप मुझे बताओ एक कांस्टेबल की कितनी इनकम हो जाएगी, कितना बड़ा बंगला बना लेगा वो। और अगर वही, मेरा ख्याल है उसका नाम अनिल सिंह है जी जी, उनका नाम है आलोक प्रताप सिंह, सॉरी, जो बर्खास्त सिपाही, हाँ आलोक सिंह है। अगर वही उसका नाम अगर कोई मोहम्मद अब्दुल यादव होता या आलोक यादव होता जी, या कोई आलोक मौर्य होता जी, या आलोक वर्मा होता, या कोई भी पीड़ित समाज का होता, या पीड़ित ब्राह्मण भी होता जी, पीड़ित अगड़ा होता, ये पीड़िए हमारा जो है पीड़ित दुखी जी, और जो है आपका हमारा जो है पीड़ित दुखी और पीड़ित अगड़ा भी हमारा है जी।
तो ये हमारे कहने मतलब अगर वो पीड़ित होता या फिर हमारी पार्टी से जुड़ा होता कोई, अगर बीजेपी के लोग मानते हैं कि अगर कोई बीजेपी का सपा से अगर कोई ब्राह्मण है, अगर पीड़ित अखड़ा है तो भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई रहती। लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए लोग, खासकर मुख्यमंत्री के स्वजातीय, उनके खिलाफ बाबा के बुलडोजर जो है उसकी चाबी गुम हो जाती है, उसका ड्राइवर जो है कोडीन पी केस हो जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक लोग तो दुबई चले गए। एक दुबई के जाने की बात आप कर रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि एक केवल शुभम जायसवाल की बात मत करिए। अच्छा। हिंदुस्तान के इतिहास में जितने भी सोचो, अभी आपने देखा होगा ललित मोदी विजय माल्या का आपने वीडियो देखा होगा जी, जश्न मना रहे किस तरीके से वो पार्टी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और एक्ट्रेस हीरो हीरोइन मतलब उनके यहाँ मस्ती कर रहे हैं जी। आप कल्पना करो कि अगर वो ललित मोदी के बजाय, विजय माल्या के बजाय अगर कोई और समाज का होता, पीड़ित समाज का होता, तो उसका क्या हश्र होता। और एक दो नहीं, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, ना जाने कितने भाग गए इस बीजेपी के शासन में, और एक भी अभी तक नहीं आ पाया, एक भी अभी तक नहीं आ पाया। और सरेआम हमारे हिंदुस्तान के ऊपर वो तमाशा जड़ते हैं कि आप बताओ आपकी पॉलिसी क्या है। और आपके जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि जब हम 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन लाने वाले, जो काला धन की बात ही छोड़ दो, ऐसे ऐसे जो जिन लोगों ने बैंक पूरी तरीके से लूट लिया, पूरे देश को लूट लिया, हजारों हजार करोड़ रुपए, अगर हम जोड़े तो लाखों करोड़ रुपए हैं, लाखों करोड़ रुपए लूट के लेके चले गए, और हमारे ऊपर जो है वो थूकते हैं, कहते बताओ कि इस तरीके से तमाचा जड़ते हैं हमारे ऊपर कि बताओ हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या है, और हिंदुस्तान में कैसी पॉलिसी है, कैसी सरकार चल रही है, क्या हमारा चौकीदार चौकन्ना है जी। वो कहते हैं, उनको पता है कि हमारा, अब जैसे आपने देखा होगा अडानी मैटर पूरी दुनिया में चर्चा हुआ जी, और देखा होगा किस तरीके से अरावली का कितना प्रमुख मुद्दा है, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से उद्योगपतियों को केवल पैसा कमाने के लिए काम कर रही है। सर मैं आपको कोडीन पे लाना चाहूंगा। भाजपा की तरफ से यह आरोप लग रहा है कोडीन वाले मामले में कि इसमें सपा के लोग भी संलग्न हैं, संलिप्त हैं, और जब कार्रवाई होगी तो सब देखेगा। ये मुख्यमंत्री खुद इस बात को विधानसभा में बोले हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग कोडीन कफ सिरप में हैं? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि आपने देखा होगा मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं, और एक दो बानगी नहीं है। आपने देखा 86 में 56 की बात भी उन्होंने करी थी जी। जब उनसे कहा गया कि टेबल करो, आज तक टेबल नहीं कर पाए। अभी आपने देखा होगा दैनिक जागरण को बाकायदा जो है माफी मांगनी पड़ी, उन्होंने फर्जी निकाला था न्यूज में। और तीसरा एग्जाम्पल, जब इन्होंने एक अमित यादव का एक उन्होंने पोस्टर लहरा के दिखाया कि सपा पार्टी से चुनाव लड़ चुका। आप सोचो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, तो ये बीजेपी के लोग झूठ। हम तो कहते हैं कि अगर कोई भी हो, चाहे कोडीन में, चाहे सपा को हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, वो एक तरीके से अपराधी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, आपका बुलडोजर क्यों सुस्त पड़ गया है, आपका बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी ये बातें उनको समझ नहीं आती हैं? लेकिन वो मस्त बता दूं आपको कि कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से कोडीन में भी, क्योंकि अभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, आपने देखा मध्य प्रदेश में काफी बच्चों की जान गई, जी जी, उत्तर प्रदेश में भी गई होंगी, लेकिन अभी कोई बच्चों की, अब वही है कि आपने कहानी सुनी है ना कि भाई सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम आपका है, तो आप हुक्म भी आपका होगा। हाँ, तो आपका भाई आप जैसे चाहोगे वैसे होगा। कोई डेटा आ पा रहा है क्या? अब आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि हमारे यहाँ कोरोना से मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने सदन में कहा था कि गंगा में लाशें यूपी की नहीं थी, जबकि गंगा में लाशें बह रही थी। कितनी कवरिंग हुई, कितने मीडिया के साथियों ने, सोशल मीडिया के साथियों ने दिखाया, मुख्यमंत्री जी कहा नहीं हुई। तो अब जो वो कह देते हैं, तो ये लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, भाई अखबार भी तुम्हारा है। हाँ सर, असली माफिया कौन है कोडीन कफ सिरप में? ये 4 लोग जिनका नाम आया है, चाहे वो शुभम जायसवाल हो जो अभी चले गए, या कोई और पीछे से इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, पूर्वांचल का कोई व्यक्ति है? अच्छा देखिए, आपने बहुत सही, बहुत वाजिब सवाल पूछा आपने। आप मुझे बताओ कि प्यादे पकड़ने से कोई, ये बताओ बगैर किसी बड़े माफिया के, बगैर किसी बड़े व्यक्ति के इतना बड़ा रैकेट चल पाएगा क्या? कभी नहीं चल। 2000 करोड़ का मामला है जी बिल्कुल। आप सोचो कि, और वो किस लेवल का इन्वॉल्वमेंट है, सब कोई जान रहा है। सरकार, ये काम सरकार का है जी। सरकार अगर चाहे तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। हाँ ये तो है, लेकिन सरकार नहीं करना चाह रही है। मैं आपको बानगी बताता हूं, अगर आप देखें तो ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े माफिया एक दूसरे के बारे में इंटरव्यू दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उसने उनकी स्कूटर छीनी, उसने उनको मारा, उसने उनकी फिरौती ली, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, बाकायदा साक्ष्य के साथ कह रहे हैं।
कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री के स्वजाती है। तो अब आप समझो कि इस सरकार में न्याय मिल सकता है क्या? इस सरकार में हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं क्या? एक दो मामले नहीं, आए दिन मामले आते रहते हैं और ये सरकार उसको दबाने का लगातार प्रयास कर रही है। जी सर। अब बात हो ही रही है माफियाओं की सर, तो थोड़ा महिला सुरक्षा की बात करें। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव से आते हैं सर, और भाजपा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं जहां तक मैं सही हूं। इनकी रिहाई या बेल जो मिल रहा है, क्या सही है समाज के लिए? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव इस पर क्या सोचते हैं सर? देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये जी। कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही शर्म का विषय है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बलात्कारी, वो क्या बलात्कारी नहीं है, उसके पिता को भी मारने का आरोप लगता है। उसके पिता की हत्या कराई, उस लड़की के साथ न जाने कितने दिन तक गैंग रेप किया, उसका अपहरण किया, जी सर। इसके अलावा एक्सीडेंट कराया, उसमें भी काफी इंजरी हुई, उसमें भी आई थिंक एक दो लोग शायद उनकी चाची और उनकी मौसी चाची की मृत्यु हो गई, दोनों की मृत्यु हुई। जी। और आप सोचो कि वो व्यक्ति अगर वो बाहर आ जाएगा तो क्या वो पीड़िता रह पाएगी, बाहर सुरक्षित रह पाएगी? और आए दिन उसको धमकियां मिलती हैं। ये मतलब ये बात सारी ऑन रिकॉर्ड है, उसने कई बार जो है उसने एप्लीकेशन दिया, कई बार ये बातें कही। आपको याद होगा जब निर्भया कांड हुआ था, जी सर। पूरे देश के लोग जो है, कांग्रेस का शासन था, यूपीए का सरकार थी, पूरे देश के लोग इंडिया गेट पे खड़े हुए, पूरे देश से आवाज आई और आपने देखा होगा कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल। और लेकिन वहीं पे आपने देखा होगा एक दो वानगी नहीं है। अब ये तो जो हमारी बिटिया, उन्नाव की बिटिया है, जिसने धरने पे बैठने की कोशिश बैठी, जी। उसको किस तरीके से उठा के भगाया गया, जी बिल्कुल। किस तरीके से बट बुट बेल्ट से रौंदा गया। और क्या ये उसको इतना भी राइट नहीं है? क्या हम आज के समय में सभ्य समाज में जी रहे हैं क्या? एक ऐसा बलात्कारी जिसके ऊपर ऐसे आरोप लगे और वो व्यक्ति जो है बाहर आ रहा है, और क्या वो फैमिली सुरक्षित रह पाएगी जिन दरिंदों ने उनके परिवार की, समझिए कि पूरी हंसी खुलती जिंदगी बर्बाद कर दी? वो लड़की कैसे वो जी रही होगी, आप कल्पना करिए। और आपको याद होगा इसके पहले जो हमारे देश को गौरव देने वाली बेटियां जंतर मंतर पे धरने पे बैठी थी, पहलवान बेटियां, जिसने मतलब आप सोचो कि प्रधानमंत्री का बयान आपने सुना होगा उस समय जब वो मेडल लेके आई थी। जी बिल्कुल। तो उस समय कही थी कि ये देश की बेटी हैं, लेकिन आप सोचो तो देश की बेटियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। अब कल्पना करो कि आए दिन उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं घट रही हैं, और एक दो वानगी नहीं है। आपने देखा होगा वो धाकड़ वाला कांड, आपने देखा होगा क्या कार्रवाई हुई, वो खुला घूम रहा है। तीसरा कांड अभी आपने अंकिता भंडारी मर्डर केस आपने देखा होगा। इस तरीके से एक उत्तराखंड का, मेरा ख्याल है कि उत्तराखंड का प्रभारी है बीजेपी का, उसके लिए लड़की सप्लाई करने की बात बीजेपी के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी ऐसा व्यक्ति जो मोदी जी का बहुत करीबी हो। और सोचो वो लड़की ने मना कर दिया, मतलब वीआईपी को खुश करने के लिए उसने मना कर दिया, उसकी हत्या कर दी जाती है। और सारे साक्ष्य, सारी बातें हैं, सारी चीजें, लेकिन क्या कार्रवाई हो पा रही है? एक दो राज्य, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़े हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, और सबसे ज्यादा जातिगत आधार पर भेदभाव करने में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने में नंबर 1 है। अगर हम बात करें आज के समय में, मैं कभी थाने पहुंच जाओ, अगर आप पीड़ित समाज के हैं तो आपको न्याय नहीं मिलना है, चलिए। और जनरल में अगर आप गरीब हैं, ये भी समझिए, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, अगर जनरल में अगर आप गरीब हैं तो भी आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। एनसीआरबी का डाटा भी आया सर, उसमें तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। अब एक चीज है, मैं आपको हिमांशु भाई बताऊंगा कि अगर शायद ये सरकार, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन था, आपको याद होगा एक कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश में, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे, आईटी कॉलेज में कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में एक बिटिया ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से, वो एक मंचला उसको छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था, और उन्होंने मतलब वो लड़की जो अपनी बातें कही कि मेरे साथ जो है इस तरीके से बड़े परिवार का कोई लड़का था, उसने रसूख वाला परिवार कोई था, उसने बदतमीजी की। मैं कॉलेज प्रशासन में गई, कॉलेज प्रशासन के लोगों ने दबा दिया। मैं अपनी माँ से बोली, परिवार में बोली, माँ ने कहा कि बेटी इज्जत का सवाल है, लोग जानेंगे, तुम थाने पुलिस जाओगी तो जो है तुम्हारी इज्जत जो है सड़कों पे आ जाएगी, लोग जान जाएंगे, परिवार के लोग और जानेंगे तो शादी विवाह में दिक्कत आएगी। ऐसे अमूमन हमारे घर पर आपके परिवार की महिलाएं सोचती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाए हम कि वुमेन पावर लाइन, जिसमें हमारी बहन बेटी को थाने न जाना पड़े। अगर उसके साथ कोई घटना घटती है तो एक वुमेन पावर लाइन 1090, उन्होंने मतलब आपको सोचो कि अगर कोई हमारी बहन बेटी का कोई छेड़खानी हो रही हो तो 1090 फोन करती है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है।
अब वो लड़की, उस लड़की जो पूरी बात नहीं आ पाई, वो लड़की जब बात कही जी सर। तो फिर उसने कहा कि मैं चुप हो गई कि भाई मम्मी की बात मान करके मैं थाने नहीं गई। दोबारा मेरे साथ बदतमीजी हुई। तब मैं माँ के चोरी, परिवार के चोरी, स्कूल के चोरी मैं थाने गई। मैं थाने गई तो मेरे साथ एसएचओ ने कहा क्या हुआ, कहां पकड़ा, कैसे पकड़ा के, मतलब उसका सोचो एक तरीके असोसिएशन किस तरीके से होता है। अगर आप थाने जाओ तो आज भी गरीब परिवार के साथ जी सर। इस लेवल की जो चीजें होती हैं कि भाई थाना अध्यक्ष उस नजरिए से देखता है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक विजनरी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था लाएं जो हमारी बहन बेटी को थाने ना जाना पड़े। वो 1090 पे कॉल करे कि ये फला व्यक्ति बाइक से जा रहा था, बदतमीजी किया, कार से जा रहा था, बदतमीजी किया, बात छेड़खानी की, कुछ भी किया, या कोई भी आसपास कहीं भी कोई किसी तरह की दरिंदगी किया, तो कम से कम वो बिटिया को 1090 फोन करने के बाद उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है। वुमेन पावर लाइन बनाया और वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो और उसको न्याय मिल जाए। मैं एक वानगी बताता हूं कि हमारे मित्र एक श्रीवास्तव जी थे, उनके साथ ऐसी घटना कभी एक बार ऐसी हो रही थी बात, उनसे बोले चंचल भाई मैं बहुत परेशान हूँ, शादी होनी थी, वो लड़का था पहले साथ में बातचीत करता था, उस परेशान कर रहा था उस फैमिली को। मैं आपको बता दूं कि मुझसे बहुत परेशान थे, चंचल भाई क्या करें। अभी तकरीबन मेरा ख्याल है कि उस समय जो है लास्ट में सपा का 2000 मेरा ख्याल है 16-17 की बात थी वो। मैंने कहा भैया आपके पास वुमेन पावर लाइन है, आप मैं कॉल करिए, और मैंने भाभी जी से कॉल कराया और भाभी जी ने कॉल किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो लड़का पैर पे आके माफी मांगा। ऐसी व्यवस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया था। लेकिन क्या इस सरकार में वो व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर रही है? आज के समय में अगर हम बात करें, मैं अभी लखनऊ के अंदर एक जज की बेटी, रिटायर्ड जज की बेटी, जज साहब का देहांत हो गया था, जी। उनकी बिटिया के साथ एक लड़का बदतमीजी कर रहा था, मुझसे फोन की, ऐसे बात हुई, मेरे दोस्त का दोस्त है जानने जी। वाले, मैं उनके घर गया, मैंने कहा आपने वुमेन पावर लाइन क्या? भैया मैंने कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं है, वो थाने यहां जाओ यहां जाओ। आप सोचो जो व्यवस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया था कि बहन बेटी को थाने ना जाना पड़े। मैंने कहा कि एसएचओ से मैंने बात की, मैंने कहा भाई ये क्या बना रखा आप लोगों ने? तो आप कल्पना करो कि आज के समय में वुमेन पावर लाइन को एकदम जो है वश कंडीशन में खड़ा कर दिया गया। दूसरी बात लॉ एंड ऑर्डर की हम बात कर रहे थे कि मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, हिमांशु जी आप भी जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे परिवार, संभ्रांत परिवार हैं, जो कोई रसूख वाला व्यक्ति है, किसी गरीब आदमी को मार दे, पीट दे, अत्याचार करे, जमीन कब्जा कर ले, कुछ भी कर ले, न्याय नहीं मिल पाता था उसको, वो थाने नहीं पहुंच पाता, थाने पहुंचता भी था तो रसूख वाला व्यक्ति पहले पहुंच जाता था जी। और वो जो है उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था को डेवलप करें जहां पे, अगर आपको याद होगा कि हम लोग मजाक बनता था कि भाई थाने में पुलिस की गाड़ी जो इतनी पुरानी होती है कि चोर भाग जाता है जी। और जो उसके ऊपर जो है क्या नाम है, पुलिस लेट ही पहुंचती पुलिस लेट पहुंचती है, हमेशा लेट पहुंचने की बात होती थी जी। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस भ्रामक व्यवस्था को जो है, जो सच्चाई पहले थी जी, उसको तोड़ा उन्होंने, और गांव गांव डायल 100, अगर आज के समय में किसी भी गरीब पीड़ित व्यक्ति के साथ कोई दिक्कत आती है तो कम से कम वो 100 नंबर फोन करता था, आज 112 कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। मैं आपको बताऊं, कभी अगर आप आजमाना, आज के समय में अगर डायल 112 अगर आपने किया तो पुलिस आएगी, आपने 1000 रुपए दे दिया वो भाग जाएगी, 500 रुपए दे भाग जाएगी, वापस चली जाएगी, आपको कार्यवाही कुछ नहीं होने वाली है, आप फिर थाने जाओगे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि कम से कम ये थाने से मॉनिटरिंग ना हो, जैसे मान लीजिए कि आपने डायल 100 किया तो ये मॉनिटरिंग सीधे लखनऊ से हो, जिसका डायल 100 की बहुत हाईटेक बिल्डिंग बनी है लखनऊ के अंदर, और पुलिस को हाईटेक करने के लिए सिग्नेचर बिल्डिंग, बहुत ही हाईटेक बिल्डिंग। मैं आपको बता दूं, जिस दिन अगर आप बिल्डिंग पे ऊपर चले जाओ, 9th फ्लोर जो है, और सारी इतनी हाईटेक बिल्डिंग बनी है कि उसमें जो है ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है, ऐसी व्यवस्था बनाया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज के इस समय सरकार में डायल 100 हो चाहे वुमेन पावर लाइन हो, ये दोनों एकदम जो है कह सकते हैं भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका। मैंने एग्जांपल सहित आपको बताए। जी सर, बिल्कुल। चलिए हम लोग थोड़ा सा माहौल को ठंडा करते हैं। सर, वोट चोरी पर आपका क्या ख्याल है? क्या उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बिहार में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि बीजेपी या उनकी साठगांठ चल पाएगी? देखिए एक बात और है जी कि मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि कभी कभी इंसान अपनी चाल में फंस जाता है। जिस तरीके से इन्होंने बिहार में चोरी करी, वोट चोरी करी, जी, पूरे देश में इन्होंने चोरी करी। अगर आप देखे होंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में अब चुनाव होता है, वहां पे वोट बढ़ा के चुनाव जीतते हैं, हरियाणा में वोट बढ़ा के चुनाव जीतते हैं, बिहार में वोट कम करके चुनाव जीतते हैं, उड़ीसा में वोट बढ़ा के चुनाव जीतते हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का नंबर था। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव SIR इन्होंने कराने की ठानी तो इन्हें लगा कि हम बिहार की तरह करा लेंगे जी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
ने जो बीड़ा उठाया और बीएलए बना करके जी। चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाया कि कम से कम आपका जो बीएलओ है उसके साथ हमारा बीएलए रहेगा, और हम लोग एक एक बूथ पे अपना बीएलए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में पीडीए प्रहरी बना। पीडीए और हम सब लोगों ने लाखों, मुझ जैसे लाखों कार्यकर्ताओं ने लग करके उत्तर प्रदेश में खासकर एसआईआर को हम लोगों ने बेहद चुनौती मानते हुए, जो बीजेपी का मंसूबा था जी, जो चाह रहे थे कि पीडीए का वोट काटने के लिए, हम लोग चौकन्ना हुए। और मैं बता दूं कि जो बीजेपी चाह रही थी कि यहाँ पे जो है पीडीए समाज का स्टेप बाई जैसे काट लिया, उन्होंने बिहार में चोरी करी, बेईमानी करी, हम उत्तर प्रदेश में कर जाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लाखों जो हमारे समाजवादी पार्टी के जो यूथ हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उन लोगों ने बीड़ा उठाया, इनकी बेईमानी को हम लोग जो बेनकाब करेंगे, और वो बेनकाब करने का काम किया। और आपने देखा होगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आपने एक बयान आया था जी, कि तकरीबन 4 करोड़, हाँ, पहले तो उन्होंने बोला कि 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं जी, तो ये 16 करोड़ होने चाहिए। हाँ। लेकिन मुझे जानकारी जो मिल रही है वो 12 करोड़ तक हो रहे हैं, यानी 4 करोड़ वोटर जो है माइनस हो रहे हैं। माइनस हो गए। तो अब 4 करोड़ वोटर अगर माइनस हो रहे हैं, इसका वो कह रहे हैं कि इसमें 4 करोड़ में तकरीबन 80 से 85% वोटर हमारे हैं। जी, तो ये सच्चाई है, मैं आपको बता दूं। इसलिए बीजेपी की अपनी चाल में उत्तर प्रदेश में फंस गई है। और मैं बता दूं कि तकरीबन अगर हम बात करें जो 2 करोड़ 89 लाख वोट, जी, जो भी फाइनल डेटा आया है, जी। 2 करोड़ 89 लाख वोट जो कम हो रहे हैं, अगर हम बात करें 403 से अगर माइनस कर दें, डिवाइड कर लें, जी। तो तकरीबन 71,000 वोट जो है हर एक विधानसभा में कम हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि 80 से 85% वोट जो है हमारा नुकसान हो रहा है, तो आप कल्पना करो उत्तर प्रदेश में जो माननीय राष्ट्रपति जी ने बयान दिया है कि दहाई का भी आंकड़ा बीजेपी नहीं पार कर पाई। जी। वोट चोरी पर आपका क्या ख्याल है सर? वोट चोरी का निश्चित तौर से ये बीजेपी स्टेप बाय स्टेप जो है, जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जी, और मैं उसकी वानगी बता देता हूं आपको, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको धीरे धीरे करके उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उसको खत्म करने का काम कर रही है। चाहे आपने चुनाव आयोग की नियुक्ति का ही मामला आपने देख लीजिए, उसमें किस तरीके से नियुक्ति इन्होंने जो है चोर दरवाजे से इन्होंने जो है, जो सीजेआई और जो आपका प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते थे, जी। उसमें हटा करके सीजेआई साहब को हटा करके इन्होंने जो है एक अपना केंद्रीय मंत्री रख दिया। तो आप सोचो, पहली बात नियुक्ति में घोटाला किया। जी, इसके अलावा कई सारे ऐसे जो है चेंजेस कर डाले इन्होंने, क्योंकि बहुमत में थे, इन्होंने चेंजेस भी किए कि भाई चुनाव आयोग के खिलाफ आप कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो, कई सारी चीजें इन्होंने, सवाल नहीं खड़ा कर सकते हो। तो एक तो इन्होंने वोट चोरी, मैंने कहा ना कि बिहार में वोट चोरी करी इन्होंने उड़ीसा में वोट चोरी करी, उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी करी, पूरे देश में वोट चोरी कर की। लेकिन उत्तर प्रदेश में इनकी चाल को हम समाजवादी लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको आगाह कर दिया, सबको चौकन्ना कर दिया। इनका पाला समाजवादियों से पड़ा है, और मैं आपको बता दूं, इनका जो पाला समाजवादी पड़ा है, इनकी वोट चोरी इनके सीधे उल्टे पड़ गई, उल्टे जाओ पड़ गई। और उत्तर प्रदेश में जो शहर में इनका वोटर था, जो गांव में इनका वोटर था, अब वो पार्सली डिवाइड हो रहा है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में आप देखेंगे, जो मैंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री का यह बयान है, तो इसका मतलब यह तय हो चुका है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादियों के चौकन्ना होने की वजह से पीडीए समाज का वोट जो है, जो बीजेपी बेईमानी करना चाहती, धांधली करना चाहती थी, उस पर लगाम लगी है। सर आप पीडीए का कई बार नाम ले रहे हैं, पीडीए का असली मतलब है क्या समाजवादियों के लिए? क्या इसमें केवल पिछड़ा दलित आदिवासी आते हैं, या पिछड़ा दलित के साथ साथ जो अगड़े जो गरीब हैं वो भी आते हैं? असली इसका मतलब क्या है? देखिए, असली इसका मतलब मैं बता दूं जी, पीडीए में अपना हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारा है पिछड़ा, जी, दलित, जी, अल्पसंख्यक, जी, आदिवासी, आधी आबादी, जी, और हम कहें तो पीड़ित अगड़ा। जी, इसके अलावा जो भी दुखी है, जिसके साथ भी सामाजिक न्याय नहीं हुआ। अन्याय हुआ हो, जिससे सामाजिक न्याय नहीं हुआ हो, जी, वो है। इसके अलावा मैं कह सकता हूं आधी आबादी। आधी आबादी तो हर कोई आता है। जी, अगर आज बात करो, आज मैंने कहा कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जी, और आप देखें तो पीड़ित अगड़ा, एक मैं आपको, और मैं हमेशा बताता हूं एग्जांपल के साथ, जी, कि अगर आप कोई भी एक एरिया आप उठा लो, उसमें कोई पीड़ित समाज को ले लो आप, अगर मान लो कोई पीड़ित समाज का कोई गांव है और कोई एक संभ्रांत परिवार का, नहीं, जो कोई अगला समाज का गांव है, अगर मान ली कोई अगला समाज का गांव है, उस गांव में अगर आप देखेंगे 100 घर की आबादी, 100 घर पीड़ित, इशू कर लो आप, पीडीए कंपैरिजन दोनों कर लो आप, तो 100 घर की आबादी में अगर गैस सिलेंडर यूजेस की बात करोगे आप, तो 100 में तकरीबन 80-90 घर में यूज जनरल में हो रहा है, 70-80 घर में 80-90 घर में यूज होगा। इधर पीडीए समाज में अगर आप जाओगे तो
बमुश्किल 30-40 परिवार में गैस सिलेंडर यूज हो रहा है। गैस सिलेंडर रख लेना और यूज करना लगातार दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे सर? अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई पीड़ित समाज का गांव है, कोई अगला समाज का गांव है, जी। उन दोनों समाज को आप कंपैरिजन कर लो, आप सर्वे करा लो आप, तो पीड़ित समाज का जो गांव है उसमें आप देखोगे गैस सिलेंडर यूज करने वाले लोग 30 से 40% होंगे, लगातार यूज करने वाले, बराबर यूज करने वाले। और अगर जो अगला समाज का अगर कोई व्यक्ति है, उस गांव में अगर आप देखोगे 100 परिवार में, तो उसमें तकरीबन 70 से 80 घरों में गैस सिलेंडर ऊपर ही यूज हो रहा है। जी। अब अगर गैस सिलेंडर 400 से 1100 रुपए हुआ, तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा परेशान कौन है? पीढ़ी। नहीं, पीढ़ी तो है ही है, इसके अलावा ये भी तो परेशान है, अगला भी परेशान है। हाँ, 30% वहां में भी है। भाई वहां भी तो हम कह रहे वहां भी है। दूसरी बात, अगर आप देखो डीजल पेट्रोल, अगर हम बात करें, कोई आप जनरल गांव ले लो आप और कोई पीडीए गांव ले लो आप, अगर पीडीए गांव में अगर आप जाओगे तो 100 घर में तकरीबन 10 से 15 घरों में 4 व्हीलर गाड़ी मिल पाएगी बमुश्किल। बहुत मुश्किल सर, बिल्कुल। और यहाँ पे 50% गाड़ी मिल जाएंगी, 50% गाड़ियां आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो 50% गांव वाला जो व्यक्ति है, जो 50% वाला है, ज्यादा डीजल पेट्रोल भराएगा, तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो नुकसान इनका भी हुआ। ये हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए हमने कहा पीड़ित अगला भी हमारे साथ है। मैं आपको बता रहा हूं, ये मानगी है। मैं तो कई बार चैनल पे बीजेपी प्रवक्ताओं को बोल चुका हूं कि भाई ये बताओ, मेरे कई सारे बीजेपी प्रवक्ता, कई सारे से बात होती है तो कहते हैं कि हम लोग कभी कभी घरों में डांट पड़ती है कि बताओ तुम कौन सी पार्टी के नेता हो कि जहां जिस सरकार ने 400 वाला गैस सिलेंडर 1100 पहुंचा दिया और तुम उसको मोदी मोदी योगी योगी किए पड़े हो। और कहते हैं कि मतलब कई बारी की पेट्रोल पंप पे हम लोग खड़े होते तो हमारी पत्नियां पूछती भाई क्या है, मतलब जो 57-58-60 रुपए डीजल पेट्रोल हुआ करता था तो मोदी जी कहते कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की महंगाई अब की बार मोदी सरकार बोलते थे। अब वो कहते थे कि हम लोग जब कभी कोई पेट्रोल पंप जाते थे तो क्या होता था कि हमारे घर की हमारी बहनें, हमारी औरतें पूछती थी, हमारे घर का परिवार, बताओ यार मोदी जी का नूरानी चेहरा लगा हुआ है, डीजल पेट्रोल 100 पार कर गया। तो ये कई सारे ऐसे वाजिब सवाल हैं जो मेरा कहने वाला पीड़ित अगला भी है जी, सच्चाई है। लेकिन अगर हम बात करें पीडीए की, तो आप देखो जिस तरीके से बीजेपी बेईमानी कर रही है, चाहे वो नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट के रूप में जी। उत्तर प्रदेश मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य होगा जहां सबसे ज्यादा बेईमानी हो रही है, करप्शन ज्यादा है। आरक्षण को लेकर के करप्शन तो है ही है जी। आरक्षण को लेकर के आपने देखा 69 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उसमें किस तरीके से पिछड़ों की सीट खा गई बीजेपी। इसके अलावा भी आपने देखा होगा लेखपाल का अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें तकरीबन 717 सीटें बीजेपी खा गई। अभी जो है आपने देखा पशुपालन विभाग की भर्ती आई थी, उसमें भी आरक्षण प्रक्रिया को पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। आपने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती भी आई थी, उसमें भी जो है नहीं पालन किया गया। अभी बादा विश्वविद्यालय का मामला था, आपने देखा होगा, उसमें भी बेईमानी हुई। अब सोचो आपके पीछे जो पीडीए समाज के जो नेता हैं बीजेपी में, मैं बता दूं कि उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि कम से कम ये बात कह पाए। आदरणीय राजभर जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से कैसे कुर्सी से उछल उछल के बात करते थे, समाजवादी पार्टी के साथ में थे, आज के समय में उनकी बोलती बंद हो गई। लेटर लिखते हैं और लेटर लिखते हैं और एक भी सवाल मुख्यमंत्री से उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है, जातिगत जनगणना पूछने की हिम्मत करवा दिए। अब जाति जनगणना उनकी, मैं संजोग बस उनसे एक बार एक इंडिया न्यूज चैनल पे मैं बैठा था, संजोग बस जोड़ दिया, उन्होंने बोला था यादवों को लेकर के कि यादवों की बुद्धि 12 बजे बात खुलती है जी। तो संजोग बस चैनल में मैं बैठा था डिबेट में, तो संजोग बस उनको जोड़ लिया। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि भाई आपने कहा ये बात को कि यादवों की बुद्धि 12 बजे बात खुलती है। मैं क्या आप ये पहले बात कुछ और बोला करते थे? मैंने कहा पहले आप ये कहा करते थे, खुद आपने कहा था कि भर से भोर परव नहीं बंदा, करधन तोड़ लगाए दिए फंदा। आपने ये कहा था कि ये हमारी जातियों के लिए बीजेपी के लोगों के द्वारा, यानी जो उन लोगों के द्वारा ये गालियां बनाई गई है, और आप वही गाली हम लोगों को दे रहे हो आप। तो मैंने कहा कि ये आप वहां जाकर के कहीं ना कहीं आप मतलब एक तरीके से पथ भ्रमित हो गए। नहीं तो आप वही व्यक्ति हैं, जब मंत्री थे आपने कहा कि जब मैं अपने मोहल्ले की रोड नहीं बनवा सकता तो मुझे मंत्री रहने का कोई फायदा नहीं है। आपने कहा जब मैं जातीय जनगणना नहीं करा सकता तो मुझे अपने मंत्री पद पर रहने का फायदा नहीं है। मैंने कहा, आपने कहा था कि सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकता बीजेपी में तो मुझे अपने पद पर रहने का फायदा नहीं है। क्या बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा बदला है? क्या बीजेपी में आप गए हो, अभी मंत्री नहीं बन पा रहे हो, तो मंत्री नहीं बने थे वो, मैंने कहा आप मंत्री नहीं बन पा रहे हो, क्या आप आने वाले समय में जब मंत्री बन जाएंगे क्या सामाजिक न्याय की बात बोल भी पाएंगे? क्या आप अपने मोहल्ले की रोड बना पाएंगे? फिर से लोग तो वही है ना, विचारधारा तो वही है ना, आप क्या कर पाओगे? मैंने सवाल पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए। मैं बता दूं आपको चैनल के माध्यम से, वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बस समाजवादी गुंडे बोलने लगे,
मैंने कहा आप जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच्चाई कड़वी है। और ये आपको प्रतिदिन जब बीजेपी में आप हैं कि आपको दिल्ली वाले आपको लखनऊ भेज रहे हैं, लखनऊ दिल्ली भेज रहे हैं, आप इस तरीके से फुटबॉल बन के रह गए। तो अब कहने का मतलब मेरी शुभकामनाएं, उनसे कहा मेरी शुभकामनाएं मंत्री बन जाएं, जिसके लिए आप पार्टी में गए थे, लेकिन कम से कम दमदार मंत्री बने, कम से कम पीडीए समाज की आप आवाज उठा पाए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, मैंने बोला था। लेकिन वो कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। सर अभी आपने एक शब्द बोला समाजवादी गुंडे, कई लोग आरोप लगाते हैं कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है, बाहुबलियों की पार्टी है, आरोपियों की पार्टी है, इस पर क्या राय आपकी है, किस प्रकार से देखते हैं उनके बयानों देखिए को? ये मीडिया के द्वारा दिया गया एक नाम है। मैंने आपको बताया कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किसी ने किया, घर घर तक पुलिस पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया, तो समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। हाँ, ये पुलिस को सशक्त बनाने का काम किसी ने किया, समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, कई बार पूछा भी मैंने बीजेपी के लोगों से जी, आप मुझे बताओ कि पुलिस को आपने हाईटेक करने के लिए काम क्या किए? एक तो कोई काम बता दो, आप ये तो बता दो कम से कम जो गाड़ियां लगी थी वो गाड़ियां आपने कितनी बढ़ाई, आपने पुलिस को कितना और आगे अगला स्टेप पे हाईटेक किसने आपने कितना किया, आप वो बता नहीं पाते हैं। अब जो आपने बताया समाजवादी पार्टी गुंडे, आप अगर बात करें आज के समय में बीजेपी में जितने माफिया हैं जी, अगर आप माननीय राष्ट्रपति ने कई बार कहा कि अगर मुख्यमंत्री चाहें तो टॉप 50 माफियाओं की लिस्ट निकाल करके जारी कर दें। कई बार बोले। और मैं बता दूं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया आज के समय में वो भी 90% मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं। आप कल्पना करो जिस व्यक्ति के खिलाफ पास्को मुकदमा हो और गिरफ्तार ना हो, उसके लिए हमारे देश की गौरव देने वाली बेटियां धरने पे बैठी हों, उनको बट बूट बेल्ट से रौंदा गया, क्या कार्रवाई हुई? अभी वो कुलदीप सिंह सेंगर के स्वागत भी कर रहे हैं सर। आप सोचिए, कल्पना करिए कुलदीप सिंह सेंगर का स्वागत हो रहा है। यही नहीं, आपने देखा होगा ये गुजरात में जी, जो आपने देखा होगा बलात्कारियों का 11-12 बलात्कारी छूटे थे, बकायदा उनका सम्मान समारोह कराया गया था। जी, हिंदुस्तान के इतिहास में ये बीजेपी है सब काम कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। अभी ऐसी कोई पार्टी, कम से कम हर पार्टी की अपनी नैतिकता होती है, अपने वसूल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल लेस है पार्टी। मैं कह सकता हूं प्रिंसिपल लेस है। आप ये वो पार्टी है, इनका इतिहास देखिए, जी सर। जिन लोगों ने केवल देश के साथ जो गद्दारी करने वाले लोग रहे जी, उनका साथ दिया है, और इनके जो बड़े बड़े नेता रहे हैं उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आप सच में हतप्रभ हो जाओगे कि मतलब किस पार्टी शासन में है इस समय। किसानों का क्या हाल है सर अभी फिलहाल? अब किसानों का मैं बता दूं कि मैं जिस बेल्ट से आता हूं, गन्ना हमारी प्रमुख खेती है, जी, धान गेहूं। गोपालपुर विधानसभा। जी सर। गन्ना की अगर हम बात करें हिमांशु जी, बहुत तरस आता है मुझे। आप कल्पना करो कि इस ठंडी में जब हमारा गन्ना किसान गन्ने की बुआई करता है, बुआई करने के बाद उसकी जो है 3-3 बार कोड़ना पड़ता है उसको, कोड़ाई जी जी जी, कुदाल से, उसके बाद पानी भरना पड़ता है। गन्ना की पैदावार लमसम 1 साल की होती है। 1 साल में जब गन्ना पैदा होती है, और दुर्भाग्य है इस सरकार में कि गन्ना जो है एक बार पैदा होती है फिर दोबारा पीढ़ी रखी जाती है। जी, पीढ़ी जो होती है, पीढ़ी होता क्या, किसान सोचता है कम से कम हम जो है 2 साल जो हमारी दूसरी गन्ना होगी, 2 फसल। तो पेड़ी जो है हम काट करके गेहूं बोलेंगे, जी, तो पेड़ी की हमारी जो है पर्ची जल्दी आ जाएगी। सबसे पहली अनियमितता तो पर्ची ना मिलना। अभी मैं बराबर चैनल पे उठाता रहता हूं इस मुद्दे को, कम से कम पर्चियां समय से अगर मिल जाएंगी तो किसान एक खेती अपनी और कर लेगा, एक फसल और तैयार कर लेगा। वो नहीं हो पाई। दूसरी बात, जो इन्होंने पूरे देश में होर्डिंग लगाई, पूरे देश में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया कि हमने 10% गन्ना किसान की लागत को बढ़ा दिया, यानी 370 से 400 कर दिया, लगभग 10%, 400 कर दिया। अब हालत यह हो गई कि अगर हम बात करें हमारी गोपालपुर विधानसभा से, इतना पक्षपात होता है, केवल पक्षपात इसलिए होता है कि यहां पे बीजेपी वालों की दाल नहीं गलती है, समाजवादियों का आजमगढ़ गढ़ है, इसलिए यहां के किसानों के साथ खासकर, और तो बेईमानी हो ही रही है, लेकिन यहां के किसानों के साथ टारगेट करके ये योगी सरकार ये चाहती है कि यहां किसानों को लाभ ना दिया जाए। अब जो 370 पिछली बार गन्ना का रेट था, जी सर, इस बार 400 रुपए किया इन्होंने। 90% गन्ना को रिजेक्ट करने का काम करती है। कैसे सर? अब वो दिखाते हैं कि कहते हैं कि आपकी अर्ली और जनरल वैरायटी गन्ना, इसे क्या कहते हैं, पहले सर्वे होता है गन्ना का, गन्ना का सर्वे करने आते हैं इनके अधिकारी, सीसीओ से लेकर जो अधिकारी होते सर्वे करते हैं। अब वो कहते हैं भाई आपकी गन्ना फसल आप लगाएं, ये गन्ना हमारे पास आएगी। जब गन्ना वही बड़ी हो जाती है, मतलब फसल तैयार हो जाती है, उस गन्ना को लेकर के जब वो मिल पे पहुंचते हैं तो कहते हैं कि आपकी गन्ना वो नहीं है जो हम देखे थे, वो गन्ना आपकी अर्ली जनरल में कैटेगराइज करते हैं और कहते हैं रिजेक्टेड माल आपका है, तो रिजेक्ट कर देते हैं। अब किसान सोचो आप कि जो व्यक्ति यहां से गन्ने की पैदावार करने के बाद
उसकी छिलाई होती है, उसकी सफाई होती है, लदाई होती है, लेकिन मिल पे पहुंचता आदमी किसान जी 3-3, 4-4, 7-7, 8-8 दिन लग जाता है उसकी जो है मिल पे पहुंचने में, मतलब उसकी तौलाई कराने में। अब सोचो जो भी व्यक्ति वहां पे 4 दिन 3 दिन इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, हम लोग जो बाहर नहीं खड़े हो पाते हैं 10-15 मिनट, जी आप कल्पना करो बेचारा हमारा भाई, हमारा नौजवान साथी जब वहां पे अपनी ट्राली लेके खड़ा होता है तो ये रिएक्ट करते हैं, उसका दिल कांप जाता है, उसके आंख से आंसू निकल जाते हैं कि बताओ हम इतनी मेहनत से, जो कॉस्टिंग, जो लागत इतनी बढ़ गई है किस खेती की आज के समय में, इतनी महंगाई बढ़ने की वजह से लागत हमारी दोगुनी हो गई है। अब वो लागत दोगुनी हो गई, अब वो गन्ना लेके खड़ा अपना है, और आप कल्पना करो कि वो बेचारा सोच रहा है कि हमारी गन्ना अब अगर एक दिन और रख देंगे हमारा तो फिर गन्ना सूख जाएगी, एक दिन और लेटेगा और सूख जाएगी। तो एक तो पहले ही 4-5 दिन हो गया उसको, अब उसके बाद जब गन्ना की तौल होती है तो सोचता है यार चलो जो भी कर रहे हैं करने दो इनको, वो बेचारा रिजेक्ट करा के 345, 355 पे खरीद उसकी होती है, जिसको 400 रुपए मिलना चाहिए था। उसकी खरीद कितनी की हो रही है? मिल वाले कहते हैं नहीं नहीं आपकी गन्ना रिजेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कितनी बार मैं बात कर चुका हूं, यहां का जो जीएम है मैं कितनी बार उससे कह चुका हूं कि भाई आप कल्पना करो एक दिन खेती करके देखो, 1 बीघे खेती आप करके देखो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सरकार में। और ये सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार है। अगर आप जो हमारे जो सेंटर बने हुए हैं, गन्ना सेंटर बने हुए हैं, जी जो कांटा सेंटर बना हुआ हमारा, वहां पे आप जाएंगे तो सैकड़ों ट्रालियां खड़ी हुई हैं। बेचारा वहां पे किसान अपनी अलाव लगा करके, लकड़ी जला करके बेचारा तपाई कर रहा है ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में बेचारा लाद के वहां पहुंचता है। इतनी दुश्वारियां हैं, मैं कितनी बार जो है इस मुद्दे को हम लोग उठा चुके हैं, हमारे नेता उठाते रहते हैं सदन में लोग, लेकिन फिर भी कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। तो सर क्या केवल ये आजमगढ़ में ऐसा होता है या पूरे जो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है सब सारे जहाँ नहीं, होता है? पूरे प्रदेश में है, लेकिन आजमगढ़ में बहुत ज्यादा है। जी ये बगल में अम्बेडकर नगर है, यहाँ थोड़ा सा कम है, ऐसा ऐसा सुनने वहां की मिल जो यहाँ पे, जो आप सोचो कि जबकि यहाँ पे श्रद्धेय नेताजी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जी इतनी बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल बनाई, कटिहार चीनी मिल। जी मतलब ये था कि हमारे किसानों की जो दिक्कतें ना जी और उनकी कम से कम समय से उसकी जो है क्या नाम है गन्ना उसकी मिल पे पहुंचे, समय से भुगतान उसका हो जाए, ये व्यवस्था बनाई थी। 1 सप्ताह के अंदर भुगतान की व्यवस्था बनाई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। लेकिन आज के समय में जो व्यक्ति गन्ना लेके जाता है 1 सप्ताह तो उसको लग जाता तौल कराने में, तो बद से बदतर हालात हैं। सर एक मैं आरक्षण से संबंधित सवाल, मेरा व्यक्तिगत सवाल है, जी जी। क्या अभी वर्तमान समय में ओबीसी एसटी एससी आरक्षण सच में खतरे में है सर? हाँ एकदम, आप सोचो कि ये बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा कि 100% खतरे में। क्यों खतरे में? क्यों? सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। अब सोचो अगर शिक्षा की बात करो, जी जो शिक्षा के क्षेत्र में एडहॉक पे रखे जा रहे हैं लोगों को, जी चिकित्सा के क्षेत्र में लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में प्राइवेट कंपनी आती है, कुछ लोगों को हायर करती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस रखती है, और जिसको जब चाहती निकालती है, इसको जब उठाती है, और वो सैलरी इतनी कम होती है कि बेचारा जो है वो ना कुछ कह पाता है, ना कुछ सुन पाता है, ना कुछ कर पाता है। और जब आप बताओ, जब लोगों को संविदा पे आप रखोगे, उसमें आरक्षण तो है नहीं। जी जब प्राइवेट कंपनियों को दे दोगे आप, आरक्षण नहीं है तो आरक्षण नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आरक्षण देना ना पड़े, सरकार इसलिए काम कर रही है। और जो नौकरियां बची हैं उसमें पूरी तरीके से बेईमानी हो रही है। मैं आपको एक कॉलेज का नाम बता के बताता हूं। जी दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज। जी वहां पे 26 पोस्ट आई, और 26 पोस्ट उसमें जो है मतलब उसकी नियुक्ति करने की प्रोसेस शुरू हुआ। जी सर। उसमें 26 में 24 जनरल रख दिए गए। ओबीसी एससी एसटी वाली जो सीट थी उसमें बेईमानी हुई, और उसके अलावा जो ओबीसी एससी एसटी वाले दूसरे पॉलिटिकल साइंस में सीट आई थी, उसमें इन्होंने क्या कर दिया कि नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट बना करके बोल दिया कि यहाँ पे हमें कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं मिला, एनएफएस लगा दिया। वो पूरी तरीके से जनरल भर दिया। और वहीं पे एक दोबारा इंटरव्यू होता है, उसमें मेरा ख्याल है 16 लोगों को बुलाया गया, उसमें 15 जनरल के लोग थे। जी अच्छा सर, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल ये है कि जो बीजेपी में ओबीसी के नेता हैं, जो दलित के नेता हैं, वो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? लेखपाल में आप देख रहे हैं 18% आरक्षण दिया गया, शिद्दत से देना चाहिए था 27% ओबीसीयों को, और जो ईडब्ल्यूएस है सर वहां देना चाहिए तो 10% दिया गया 12%। तो ये आवाज क्यों नहीं उठाते हैं सर? देखिए मैं कह सकता हूं कि आज के समय में बीजेपी के जितने पिछड़े समाज के नेता अपना जमीर बेच चुके हैं, उनके पास जमीर बचा नहीं है। अगर वो जमीर ना बेच चुके होते तो कम से कम अपने समाज की लड़ाई तो जरूर लड़ते। और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कोई अपना कुर्सी बचा रहा है, कोई अपना स्टूल बचा रहा है। और आप सोच सकते हैं कि
उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मीटिंग में अपनी बात रख पाए। आपने देखा होगा एक बार शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था मुख्यमंत्री जी से, वो शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये बानगी बताई थी कि मुख्यमंत्री की भाषा सुनकर के जो है अवाक रह गए थे वो। तो आप सोचो कि कोई मंत्री जो इसको कुर्सी पे बैठना है, जिसको स्टूल लेके बराबर चलते रहना है, वो क्या बोल पाएगा। मैंने कहा ना आदरणीय राजभर जी के बारे में, मैंने आपको उनसे बकायदा ऑन चैनल पे मैंने रिकॉर्ड से मैं पूछा, मैंने कहा सर आप पहले पहले ही बोला करते थे, आप क्या बोल पाओगे आप। उनके पास कोई जवाब, ओम प्रकाश राजभर जी, उनके पास कोई जवाब नहीं था जी। इंडिया न्यूज चैनल पे बैठा था, एक चैनल था वहां पे डिबेट में, और उनके कोई जवाब नहीं था। और सच बता दें आज भी कोई जवाब नहीं देना चाहते बीजेपी के लोग, जो पिछले समाज के नेता वहां पे। जी सर। तो ये प्रमुख बात है। सर अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश के 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है जी। उसके विजन पे। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का विजन क्या होने वाला है 2027 के लिए? सबसे पहला तो सामाजिक न्याय, जो गैर बराबरी है उसके ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। गैर बराबरी मतलब सर? अब जो गैर बराबरी इन द सेंस की, अब मैंने कहा ना कि आपको कि पहले पिछली सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत प्रयास किया था जी। लैपटॉप वितरण, आपने याद होगा आपको जी। एक मैं जब एमबीए करने गया जी। तो मैं सच बताऊं 2007 में, मैं किसान परिवार का बेटा, जी। हम लोग के लैपटॉप बहुत बड़ी बात होती थी उस जमाने में। हम लोग सोचते थे, अच्छा हम लोग क्लास में जो मतलब बड़े परिवार के बच्चे थे, जो पैसे वाले थे, उनके हम लोग लैपटॉप देखते थे, कंप्यूटर देखते थे, तो सोचते थे काश हमारे पास लैपटॉप होता। आप कल्पना करो कि 2007 में, मैं 2007-9 मेरा एमबीए किया मैंने, और जनरल में क्वालिफाई किया था मैंने जीपीटीओ में, उसमें 7,000 सीटें हुआ करती थी बड़ा। और मैं बता दूं कि मैं सपना था कि काश मेरा लैपटॉप हो। और वो सोचो, वो जो गैर बराबरी मैंने कहा ना, कि मैंने कहा आप सोचो झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति तक लैपटॉप पहुंचाया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और आज भी वो लैपटॉप दिखते हैं। जी, आज भी चलते हैं। आज भी चलते हैं, वो बैग भी आज दिखता है। आप कल्पना करो कि 2012-13 में लैपटॉप बटा जी। और कितना समय हो गया, और इस सरकार ने कहा था कि हम लैपटॉप भी देंगे, ये भी डेटा भी देंगे। तो गैर बराबरी की आप मैं बात कर रहा था। जी। दूसरा विजन क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में, जी, चिकित्सा के क्षेत्र में, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछली सरकार में भी बहुत बड़े बड़े काम किए अपने। मैंने कहा मेडिकल कॉलेजेस, मुझे याद है बदायूं का मेडिकल कॉलेज, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज, और लखनऊ के अंदर जो बड़े बड़े अस्पताल बने, बड़ी बड़ी संस्थाएं मतलब बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मतलब आप कभी कल्पना करिए कि मैं 2012 से पहले अगर आप याद करिए जी, तो हम लोग कभी जाते थे, कभी सहारा जाते थे अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में जाते थे, तो वहां सेंट्रलाइज एसी हुआ करती थी। आप सोचो कि हम लोग सोचते यार सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल में लोग समझते थे कि कैसा अस्पताल होता है, सरकारी अस्पताल में सोचते कैसा अस्पताल होता है, जी। कि इतनी गंदगी रहती है, इतनी सब सारी समस्याएं रहती हैं। जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने 2012 में, उन्होंने लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसकी बानगी है पूरी सेंट्रलाइज एसी, और जो एक गरीब व्यक्ति का, मैं अपनी ग्राम पंचायत का एग्जाम्पल बताता हूं, आपने गैर बराबरी की बात करी जी। हमारी ग्राम पंचायत की एक ऐसी महिला विडो थी, और बहुत ही गरीब, निहायत गरीब, जो कभी आजमगढ़ भी नहीं देखी थी, आजमगढ़ जिला नहीं देखा था उन्होंने। उनका एक बेटा जो पढ़ा लिखा नहीं था, बेचारा मुंबई कमाता है, किसी तरीके से 12-13 हजार महीने की नौकरी करता है, और उसका एक बेटा था, उनको हार्ट अटैक आया। यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल में कोई उनके रिश्तेदार लेके गए, उनके मायके के, और डॉक्टर बोला कि इनका ऑपरेशन होना करना पड़ेगा हार्ट का। तो वो सोची गरीब महिला कैसे जाएंगे वहां पे, कैसे इलाज करा पाएंगे लखनऊ में, यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। मैं बताऊं कि उनको मैं लेके लखनऊ गया, उनके रिश्तेदार मुझे फोन किए, मैंने कहा लखनऊ ले गया, लोहिया में, और जहां पे वो एडमिट थी, जिस बेड में एडमिट थी वो लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में, उसी के बगल में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी एडमिट थे, और वो महिला एडमिट थी। मैंने उसे लिखा था, नीता जी का यह सपना था कि ऐसा समाजवाद होना चाहिए, जो गैर बराबरी है, जो एक अमीर का इलाज जहां हो सकता है, वहां हमारे गरीब जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका इलाज भी हो सकता है। जी सर। और वो इलाज मैंने कराया और इलाज हुआ। तो आप सोचो, मैंने कहा कि अस्पताल के क्षेत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किए, तो ये सपना हम लोगों का है कि कम से कम गरीब व्यक्ति भी उस जो राइट है उसका स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, और जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है जी, जो इस सरकार में जो भेदभाव बढ़ा है, मैंने कहा कि बुलडोजर की दो आंखें हैं, वो देखती हैं कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से क्षेत्र का है। वो देखा आजमगढ़ का है तो बुलडोजर होते ही चलेगा,
और कौन सी पार्टी का है, वे देखती हैं। अगर यही पक्षपात मुख्यमंत्री के साथ हुआ होता तो शायद आज मुख्यमंत्री जी जेल से बाहर नहीं होते, जो पक्षपात आज मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। इतने सारे मुकदमे थे इनके ऊपर। हिंदुस्तान के इतिहास में इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद अपने मुकदमे अपनी कलम से वापस लिए। तो ये एक बात होगी, हमारी सरकार जो 27 की बनेगी तो सबसे बड़ा जो हमारा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्देश्य सामाजिक न्याय, गैर बराबरी को कम करना है। इसके अलावा रोजगार, जो हमारा नौजवान परेशान है, किसानों के लिए जो आपको याद होगा समाजवादी पार्टी का नारा हुआ था कि दवा पढ़ाई मुक्ति हो, कानून व्यवस्था चुस्ती हो जी। इस नारे को अमल करके जो धरातल पे 2012-17 कार्यकाल हमारा था, जो धरातल पे लेके आए थे, जो गांव गांव पुलिस पहुंचाई थी, जो वुमेन पावर लाइन लाई थी, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, उसको धरातल पे फिर से लाना है। ये सपना है, पार्टी का विजन है। और मैं कह सकता हूं कि आज के समय में हम लोग देख पा रहे हैं, अगर आपने देखा होगा जिस तरीके बीजेपी ने एसआईआर कराई है और जिस तरीके से बीजेपी जो 2024 का चुनाव हुआ है, जो पीडीए ने अंगड़ाई ली है और जिस तरीके से बड़ी जीत हुई है, जो बेईमानी अगर बीजेपी नहीं करती तो तकरीबन हम लोग 65 सीटें जीत सकते थे, अगर बीजेपी बेईमानी नहीं करती। अपने सिस्टम के द्वारा, अपने गुंडागर्दी के द्वारा, अपने जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और जो है प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग करके, तो हम लोग 65 से ज्यादा सीटें जीतती। और बता दें कि अब 2027 में पीडीए लड़ाई लड़ने जा रहा है और इसके कई सारे एग्जाम्पल, हमारे कई सारे साथी हैं जो वैश्य समाज से हैं, जो ब्राह्मण समाज से शिक्षक हैं, जो नौकरी में लोग हैं, वो कहते हैं चंचल भाई इस सरकार में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। एक हमारा दोस्त राय है, बैंक में बड़ी पोस्ट पे मुंबई में, उनके ससुर से मैं मिलता था पहले, मेरे दोस्त मेरे साथ एमबीए किया था, वो मुझसे कहे चंचल भाई तुम कौन सी पार्टी में हो, मतलब जैसे जो मीडिया दिखाती है जी, तो मुझसे कहते थे वो। मैंने कहा कि मैं बताता था उनको, तो मुझसे लड़ जाते थे वो। मैंने कहा कि ये काम, तो कहे मुझे पता नहीं ये काम हुआ है। मैंने कहा 108, 102 मेट्रो, इसके अलावा स्टेडियम, अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, शानियाबाद, प्लाशियो, एचसीएल का कैंपस, ट्रिपल आईटी, मतलब बताता था उनको लखनऊ के। तो कहते थे कि यार इतने बड़े काम हुए। तो मुझसे वो पहले मतलब मुझसे जो एक तरीके से नफरत करते, मैं पार्टी से जुड़ा हूं सपा से। आपको विश्वास नहीं, अब मैं जाता हूं उनके घर पे, जिस सम्मान से मुझे देखते हैं, वो कहते बेटा तुम सही कहते थे, मेरा बेटा उस समय बीटेक कर रहा था और आज बेरोजगार बैठा है, उनका एक बेटा बीकॉम किया हुआ बेरोजगार बैठा है। वो कहते कि हम लोग धर्म के चश्मे लगा करके हम लोगों ने जो है सोचा कि ये सरकार आएगी तो हमारा जो है बड़े बड़े काम करेगी, 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, झांसा दिया इन्होंने कि 100 दिन में काला धन लाएंगे, आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे। मैंने कहा कुछ बना क्या? अब वो कहते हैं कि सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। क्या चंचल बाबू, हम लोग 27 में लगे हुए हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो लोगों की आवाज बदली है। मैंने कहा पीड़ित अगला भी है, आप ध्यान रखिए। उसमें वो कह रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र से लोगों का इलाज कराता हूं, मैं कभी जाति पाति नहीं देखता हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो कहते हैं, जब उनका इलाज होता है, वो कहते हैं कि चंचल बाबू काश ये व्यवस्था हमारे आजमगढ़ में होती। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन है लोहिया जैसी व्यवस्था पूरे प्रदेश में हो, जिले के हर क्षेत्र में हो। ये विजन है पार्टी का कि आप सोचो, आप कल्पना करो, जिसको यहाँ पे हार्ट अटैक आता है, जिसको ब्रेन हेमरेज होता है, जिसको मेजर डिजीज होती हैं, वो बेचारा गरीब आदमी लखनऊ तक पहुंच ही नहीं पाता है, सोच भी नहीं सकता है पहुंचने के लिए। हम लोगों का कोई सहारा मिलता है तो पहुंचता है वहां पे। तो ये कई सारे विजन है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के। एक तो सबसे मैंने कहा कि दवा पढ़ाई मुक्ति हो और कानून व्यवस्था चुस्ती हो। जो 1 रुपए की पर्ची पे लोहिया में इलाज होता था, एमआरआई से सिटी स्कैन से लेकर के छोटी जांच से लेकर एमआरआई सिटी स्कैन तक की सारी जांचें फ्री थी। आज सारी जांचें पैसे लगते हैं। वो भी पैसे कितने लगते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि पहली बात तो 70% हमारी एमआरआई की मशीन खराब होती है। और अगर आपको अगर आज आपको मान लीजिए ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या एमआरआई करानी है, ब्रेन हेमरेज हुआ, कुछ भी है, आपकी जांच आज नहीं हो सकती, 2 महीने बाद होगी। वो 2 महीने बाद अगर नंबर लगा भी लिया, अगर आप बच गए 2 महीने बाद कराने के लिए हैं भी, अगर आप बदला मशीन खराब है। सर उत्तर प्रदेश में 2 एम्स है। उत्तर प्रदेश 2 एम्स हैं। बहुत सही, आपने बहुत वाजिब सवाल किया। मैं जब लोहिया में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हर 10 में से 3-4 आदमी गोरखपुर से इलाज कराने के लिए आता है। तो मैं उनसे पूछता हूं, भाई तुम्हारे यहाँ तो एम्स बन गया है, क्या कर रहे हो यहाँ पे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एम्स बना दिया है, योगी जी ने एम्स बना दिया, मोदी जी ने जी। मैं बता दूं कि वहां पे सामान्य इलाज भी नहीं हो पा रहा है। गोरखपुर में स्पेन बना रहे थे सर, उनके स्पेन बना रहे थे, बताओ आप। वो तो इनका एक सांसद है, ना जाने क्या अकबक बोलता है। खैर, ऐसे अकबक बोलने वालों को बड़ा सम्मान रहता है बीजेपी में, और जितने जो गलत बयानबाजी करने वाला होता है बहुत तरक्की करता है बीजेपी में, और जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई होता है।
पूरे बीजेपी के इतिहास पर देख लीजिए, चाहे वो गिरिराज सिंह से लेकर के जितने नेता इनके हैं, जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गोरखपुर जो एम्स की बात है, रायबरेली में एम्स बना जी, राय पूरी तरीके से उसको जो है एकदम सारा सिस्टम उसका खत्म कर दिया गया है। डॉक्टर नहीं है, मशीनरी उठा ली गई है, हटा दी गई है। बस कल दुर्भावना बस कि वो जो है हमारा वहां पे दाल नहीं गलती, रायबरेली हम लोग जीत नहीं पाते हैं। वहां पे कांग्रेस ने बनाया है एम्स। और आपको याद होगा एम्स जब स्टार्ट हुआ बनना तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2-2 बार जमीन आवंटन करी। एक बार जमीन दी तो बीजेपी लोगों ने कहा नहीं हमको नहीं बनाना, यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हमको और जमीन चाहिए। फिर दूसरी जमीन मुहैया कराई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और आप सोचो कि आज 9-10 साल हो गए सपा के शासन में एम्स का स्टार्ट हुआ था, 10 साल हो गए सरकार को, लमसम 8.5 साल, ये हो गए 1.5 साल पहले। अभी तक एम्स बन के पूरी तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। अब आप बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि गोरखपुर के आसपास जो जिले उनके हैं, बस्ती है, श्रावस्ती है, महाराजगंज है, जो आसपास के जिले हैं, आप उसमें से हमारे यहाँ 10 में से 4 से 5 पेशेंट केवल उधर का आता है लोहिया में। मैं बराबर पूछता रहता हूं कि भाई आखिर में क्यों, तो कहते कोई व्यवस्था नहीं है, हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो सकता, न्यूरो का ऑपरेशन नहीं हो सकता, मेजर डिजीज का कोई इलाज ही नहीं वहां पे है। तो क्या करेगा आदमी? तो एम्स केवल कहने को है। मैंने कहा 75 मेडिकल कॉलेज कागज पे बन के तैयार हो गए। 75 मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं, उस पर मीडिया में बोलते हैं कि हमें बना दिए, लेकिन सच पूछो कि आप बताओ कहीं क्या कोई मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं? इनके द्वारा बनाया गया कहीं 50 बेड का अस्पताल मुझे आप बता नहीं पाओगे जहां पे इलाज हो रहा किसी को। मैंने एम्स की वानगी बता दी, बाकी छुपाती छोड़ दो आप। जो स्पेन बना दिया इन्होंने, आपने देखा को वाराणसी को क्योटो बना दिया इन्होंने। वाराणसी की बात अगर आप कर लो तो वाराणसी में अगर आप देखो जो मूलभूत जो काम हुए, जो शहरों का रोडों का चौड़ीकरण, तंग गलियों को जो है चौड़ी करने का काम हो, चाहे बड़ौदा नदी का कॉरिडोर हो, चाहे आपने आउटर रिंग रोड का काम हो, अगर आप बात करें तो जो बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना समाजवादी पार्टी के शासन में ही जो है वो आपके कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ था। और ये कितने मंदिरों को तोड़ा इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने। ये केवल फर्जी धर्म की बात करते हैं, मतलब खुद अगर बात करो तो मन से धार्मिक नहीं है। अगर आप बताओ, मैं हिंदुस्तान में किसी एक नेता का नाम बता दो जो इतना बड़ा मंदिर कोई बना रहा हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बाबा केदारेश्वर का मंदिर, भगवान भोले जी का, भगवान कृष्ण का, इतना भव्य मंदिर। और आपने देखा होगा इसके पहले श्रद्धेय नेताजी ने बजरंग बली की बहुत बड़ी भव्य मूर्ति बनाई, पूरे देश में ऐसी मूर्ति में दिखी नहीं आज तक। लेकिन सर मीडिया में ये सब दिखता क्यों नहीं है फिर? देखिए मीडिया की जहां तक बात मैं बताऊं कि मीडिया के आज के समय में चंद उद्योगपतियों की जेबों में चली गई है, लेकिन हमारे पीढ़ी समाज के लोग बहुत पूरी तरीके से, आप जैसे संजीदा पत्रकार लोग जो है, जो इस समय बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो लोगों तक बातें पहुंच गई हैं। इसलिए बीजेपी की बहुत बड़ी घबराहट ये भी है, कैसे पीढ़ी समाज का व्यक्ति कैसे इन सब सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे काम कर रहा है, कैसे लोगों को जागरूकता आ रही है। और ये सबसे बड़ी आज के समय बताऊं आपको कि जो बीजेपी के लोग कहते हैं ना, अगर सच पूछो तो इनका फर्जी वाला राष्ट्रवाद है और फर्जी वाला जो है वो बात करते हैं, धार्मिक बात करते हैं। अगर आप पूछो कि सबसे ज्यादा चंदा खाने वाले लोग प्रभु श्री रामचंद्र के नाम से। अच्छा आप एक बात और बताओ, धार्मिक बात हो गई, इनके एक मंत्री हैं, वो ये कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या खीर खाने से पैदा हो सकते हैं? उस मंत्री का नाम मैं बताऊं आपको? जी बिल्कुल बताइए। संजय निषाद जी। वो कहते क्या कोई खीर खाने से पैदा हो सकता है? इतनी बड़ी गाली बताओ प्रभु श्री राम, मेरे आराध्य देवता है प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी। और सीता मैया के बारे में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलता हो जो व्यक्ति, वो राज्यसभा सांसद है। अगर वही व्यक्ति किसी और पार्टी में होता तब आप कल्पना करो क्या हो जाता। तो ये मैंने कहा बीजेपी के लोगों का ना, ये केवल और केवल धर्म के नाम पे लड़ाना है, जाति के नाम पे लड़ाना है, क्षेत्र के नाम पे लड़ाना है, भाषा के नाम पे लड़ाना है, बांटो और राज करो। ये अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं, अंग्रेजों के चेले चपाटे हैं। ये बस केवल उनसे उनको अपना आदर्श मानते हैं। और आपने इनका इतिहास पढ़िए, तो अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले भी लोग इन्हीं के पूर्वज रहे हैं। जी बिल्कुल, सावरकर की बात आप। हाँ, और इन लोगों ने क्या किया है, देश को कमजोर करने का काम किया स्टार्टिंग से। आप सोचो, जो इनकी मदर संस्था आरएसएस, उसने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अभी मुख्यमंत्री जी के बयान सुनो आप, अभी आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान सुनो आप। तो ये एक दो वानगी नहीं, बहुत सारी वानगी इनकी है। समाजवादी पार्टी इनको जानते हैं, इसलिए हम लोग पूरी तरीके से इनको धर्म के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। इनसे हमारी लड़ाई है, आप बताओ डेवलपमेंट की बात क्या कर रहे हो, आप सामाजिक न्याय पे क्या कर रहे हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हो, आप चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कर रहे हो। अभी आप जहां बैठे हो, हम लोग बगल में सिवली नेशनल पीजी कॉलेज है जी। आपको याद होगा
आज के 10 साल पहले, 7-8 साल पहले, 4-5 साल, 7-8 साल पहले जो भी व्यक्ति एंट्रेंस देता था, अगर वो एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाता था तो कई सारे ऐसे लोग जाते थे विधायक के पास कि विधायक कोटा से हमारा एडमिशन हो जाए, एमपी कोटा से हमारा एडमिशन हो जाए। आपको याद होगा आज के समय में सीटें नहीं भर रही हैं। शिक्षा की ये हाल है। शिक्षा की हाल है। तेरे ही डिग्री कॉलेज आपने, पीजी कॉलेज आपने देखा होगा, मुझे भी एक जानकारी मिली, शायद मेरा ख्याल है कि 85 या 86 बच्चों का एडमिशन केवल हुआ है। आप कल्पना करो हम किस तरफ जा रहे हैं। ये विश्वगुरु बनाने वाले लोग, क्या हम ऐसे विश्वगुरु बन जाएंगे? क्या प्राइमरी स्कूलों को बंद करके विश्वगुरु बन जाएंगे हम? क्या शिक्षकों के साथ इतने दुर्व्यवहार करके हम विश्वगुरु बन जाएंगे? आप शिक्षकों के साथ, अभी आपने देखा होगा अलीगढ़ का एक मामला आया है कि शिक्षकों से कुत्ते गिनवाएंगे। अपने आप में बहुत ही दुर्व्यवहार का काम है। आप सोचो, मतलब जो शिक्षक कहा जाता है हमारे यहाँ, जो परंपरा हमारी है, जो सनातन परंपरा की बात करते हैं, बात तो करते हैं, मानते नहीं कुछ। ये सनातन परंपरा की बात है कि हमारे यहाँ शिक्षक को गुरु से बढ़ के दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप सोचो उस शिक्षक से आप क्या क्या करवा रहे हो? सब्जी डलवा रहे हो, आलू सब्जी, आलू, गैस सिलेंडर, जो है कोटेदार के यहाँ आपको चावल गेहूं लेना है, प्रधान के यहाँ भेज दें, प्रधान के यहाँ जी हजूरी करनी है आपको, उसके लिए अलग पोस्ट निकालिए आप। इसके लिए इसके अलावा सेल्फी विद शौचालय, सेल्फी विद सफाई, ये सब करने हैं। और 36 एप्लीकेशन, मुझे जानकारी यहां तक बताते हैं शिक्षक साथी मेरे कि 36 एप्लीकेशन हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। एक मेरा साथी है जो रेलवे में पहले नौकरी किया, मनरेगा में जेई रहा, फिर वो शिक्षक हो गया जी। एक दिन मुझसे बात करते करते रोने लगा। कहा चंचल भाई, मैंने पिछले जन्म में निश्चित तौर से कोई ना कोई पाप किए होंगे कि मैं शिक्षक बन गया। क्यों सर? बीजेपी के कारनामों की वजह से। वो कहा कि आप सोचो कि हम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार आज के समय में, उसकी पोस्टिंग गोंडा में है, कहा कि सारे काम हम लोग करवाए जाते हैं और हम लोगों को चोर की नजर से देखती है सरकार। जब कुत्ते वाला मामला आया था, उसने कहा कि आप सोचो कि उसके आंख से आंसू निकल गए कि कहा कि पिछले जन्म में हमने कोई पाप किए थे इसलिए मैं शिक्षक बन गया और मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि मैं रेलवे छोड़ के मैं शिक्षक बन गया। आप सोचो, एक समय था, एक जमाना था जब लोग शिक्षक बनते थे तो लोग सम्मान करते थे, प्राउड फील करते थे कि हमारा बेटा शिक्षक है और मैं शिक्षक हूं। आज इस सरकार ने इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया हमारे शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षक समाज को, कि आज वो मतलब ये बात कह रहा हूं शिक्षक कि मैंने पाप किया हो पिछले, इसलिए मैं बन गया हूं। आप कल्पना करो कि क्या मनोदशा होगी शिक्षक की। अब एक शिक्षक साथी मेरे देवरांचल विकास समिति के अध्यक्ष हैं, मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा कि चंचल भाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, अभी इस ठंडी में, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सरकारी स्कूलों में भी बेंच व्यवस्था नहीं हो पाई है, टाट पट्टी पे बैठना है, फर्श पे बैठना है। वो गरीब परिवार का बच्चा बेचारा जो आ रहा है, वो कहे कि हमसे नौकरी लेना आप लो, हमको बुला लो, लेकिन ये बच्चे बेचारे जो इस सरकारी ठंड में बेचारे जो आ रहे हैं, टाट पट्टी पे बेचारे बैठ रहे हैं, छुट्टी नहीं सरकार वो नहीं कर रहे हैं। पहले छुट्टी हो जाती थी, ठंडी पड़ी, चाहे छोटे बच्चे हैं, लेकिन सरकार नहीं करने वाली है। तो मैंने कहा ना कि वो कह रहे हैं कि हम लोगों की इतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि हम लोग त्राहिमाम हैं। ये सब दूर कैसे होगा सर? ये दूर तब होगा जब पीडीए की सरकार बनेगी, जब विजनरी हमारे महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के विजन का व्यक्ति हो। उनका विजन असल में है क्या सर? उनका विजन मैंने बताया कि सबसे पहली तो गैर बराबरी जी, सामाजिक न्याय जी, और मैंने कहा कि जो भी काम उन्होंने किए यूनिक वर्क उनके सारे रहे। मैं लखनऊ के अंदर अगर आपको बता दूं, लखनऊ राजधानी हमारी है, अमौसी से लेकर मुंशी पुलिया तक मेट्रो बनाई उन्होंने, रिकॉर्ड समय में बनाई। जब आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा था, मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने की बात बता रहा हूं आपको जी। आगरा एक्सप्रेसवे जब बन रहा था 2016 में, 2014 में जो उसका शिलान्यास हुआ, 23 सितंबर 2014 को, और नहीं 23 अक्टूबर में, और उसका उद्घाटन सितंबर में 2016 में हुआ। 2 साल के अंदर में जब उसका शिलान्यास हो रहा था तो माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि 2 साल में बनाएंगे। श्रद्धेय नेताजी ने कहा, तुम नेताजी थे उस प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि समय बताओ कब उद्घाटन होगा। एक मंच से वायरल हुआ। जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल है कि जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि 30 महीने में, नहीं 24 महीने में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीड़ा उठाया और उसको 22 महीने में बना के दिखाया। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं सच में उस समय सोचता था कि ये नहीं हो पाएगा। आप तो 306 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, वो भी बहुत ही टॉप क्लास का। आज भी अगर आप कहीं पूर्वांचल पे जाओ, बुंदेलखंड पे जाओ, कोई एक्सप्रेस आप पकड़ लो, जो भी योगी द्वारा, सरकार द्वारा, जो पूर्वांचल तो हम लोगों का समय का स्टार्ट हुआ था,
जो भी इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं एक्सप्रेसवे, उसकी मानक, उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और आप आगरा एक्सप्रेस से जाओगे तो आपको प्राउड फील होगा कि हम वर्ल्ड क्लास मतलब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास रोड पे चल रहे हैं। तो हम लोग खुद सोचते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज है आपकी नोएडा से ग्रेटर नोएडा की मेट्रो बीच में बहुत कम समय बनने का। लखनऊ से अमोसी पुलिया की मुंशी पुलिया की मेट्रो बनने का, लखनऊ अमोसी से मुंशी पुलिया की मेट्रो बनने का जो एक पिलर बाबा नहीं आगे बढ़ा पाए। अभी एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूं। हमारे साथ एक बीजेपी के बड़े प्रवक्ता बैठे थे एक दिन एक चैनल पे, जब अभी अपना पिछला बजट आ रहा था, इस सरकार वाला, ये वाला बजट। तो वो कहे कि 5 जिलों में मेट्रो बनाएंगे। तो मैंने कहा कि 5 जिलों में मेट्रो तो आप 9वां बजट पेश कर रहे हो। वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, बरेली और गोरखपुर, ये 5 जिलों में हर साल अपने बजट में मेट्रो बनाते हो। तो मुझे जरूर पता है शुक्ला जी, आप वाराणसी मेट्रो में यात्रा तो जरूर कर चुके होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का शहर है, जिसका हम लोगों ने बकायदा उसका जो है नोटिफिकेशन से लेकर के जो स्टार्टअप था, यानी लैंड एक्विजिशन का था, जो वो सारे रूट मैप सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन वो काम स्टार्ट नहीं कर पाई सरकार अभी तक। गोरखपुर के मेट्रो में आप यात्रा कर चुके होंगे, आगरा में जरूर चल चुके होंगे। आप सोचो कि बीजेपी वाले कितने बड़े झूठे हैं। हर साल 5 जिलों में मेट्रो बनाते हैं, अभी तक एक मेट्रो नहीं बना पाए। मैंने कहा, इसीलिए कहा कि हिंदुस्तान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा कोई नेता नहीं है जो इतना विजनरी हो, जिन्होंने काम करके इतने फास्ट दिखाए हो इतने कम समय में, और वो भी टॉप क्लास के। आप सोचो जो बीजेपी द्वारा बनाए गए बिल्डिंगें गिर रही हैं, कहीं छत छू रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लोग भवन जिसने बनाया, मान राष्ट्रपति जी ने बनाया, मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। मैंने कहा कि अमूल का प्लांट हो या सीएल में 10,000 लड़के नौकरी करते हैं इस समय लखनऊ में, आईटी सिटी बनाया, लेकिन एक भी बिल्डिंग बाबा ने नहीं बना पाया। जो बना है उसे पानी टपक रहा है, जो बना है उसे पानी टपक रहा है। अयोध्या में आपने देखा होगा, जी बिल्कुल देखा। जो एयरपोर्ट इन्होंने बनाया गोरखपुर वाले में, अभी देखा होगा आपने, कुशीनगर का एयरपोर्ट का अपने बात जो हो रही थी इस सपा की सरकार में, जो बाद में उन्होंने उद्घाटन किया। तो कई सारे ऐसे काम थे जिनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। अभी लखनऊ के अंदर जो काम ये करते हैं, वो सारे के सारे काम ऐसे ही वर्स्ट कंडीशन में। एक आपका आउटर रिंग रोड बन रहा है लखनऊ के अंदर, 2016 से काम स्टार्ट है और अभी तक बन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो सर, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो आखिर सरकार चुन के कैसे आ जा रही है वापस अपने सत्ता में? जैसे कि देखिए, मैंने कहा कि एक तो पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया जी, कि जो बड़े बड़े वादे किए, हर साल 2 करोड़ रोजगार। आदर्श गांव का आपको याद होगा, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बोला जी, था, प्रधानमंत्री खुद इस बात को बोले थे। और मैं उसी दिन कहते थे कि ये योजना सुपर डुपर फ्लॉप होगी, क्योंकि जब तक आप अलग से बजट नहीं दोगे गाँव को। आप समझो बात की, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दो, 5 करोड़ बजट है एक लोकसभा सांसद का जी, उसके बाद 200 ग्राम पंचायतें लमसम रहती हैं कम से कम, सॉरी 2000 ग्राम पंचायतें, 2000 ग्राम पंचायतें जो है लमसम एक सांसद के पास रहती हैं। तो अब आप सोचो, अगर वो 5 करोड़ पे कहां कहां काम कर पाएगा वो। आप करो आदर्श गांव एक बना दो। अब एक आदर्श गांव बनाने के लिए आप स्कूल बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, लोगों को आवास दोगे, आपने कहा बैंक बनाएंगे, एटीएम बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, तो बताओ कोई काम हो पाएगा 5 करोड़ में? क्या तो पहले से ही सुपर डुपर फ्लॉप थी। केवल अच्छे से लोकसभा लाल किले की प्राचीर से बोला गया कि लोगों को अच्छा लगे। भाई बहनों, क्या आप आदर्श गांव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई बहनों, क्या शौचालय होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बताओ, 12,000 में क्या शौचालय बनाओ गया? जो आपने महंगाई बढ़ा दी, जो सीमेंट आपकी 180, 85, 90 की मिलती थी, आज समय 400 की मिल रही है, डबल हो गई। सारी चीजें डबल हो गई। जो किसानों के यहाँ दोगुनी करने की बात करते थे, आपने देखा होगा कि 2022 तक गंगा साफ करने की बात करते थे, एक भी काम कर पाए क्या ये? तो वो झांसा था सबका। तो मैं बताऊं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी को लोग झांसे के राजा के रूप में जानेंगे, जान लीजिए। तो इसलिए लोग झांसे में फंसे उस समय। दोबारा जो 22 वाला सरकार थी जी, इन्होंने काफी बेईमानी भी की, और जो है मैं ये कह सकता हूं बड़ी ईमानदारी से जी, कि 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को लोक लुभावने बातें करी और बेईमानी करी, और लॉ एंड ऑर्डर को मीडिया ने लेकर के बड़ा लंबा लंबा जो है हिंदू मुसलमान किया। तो अब लोग उब चुके हैं, हिंदू मुसलमान से उब चुके हैं, धर्म के नाम पे उब चुके हैं, पक्षपात के नाम से उब चुके हैं, और नौजवान जो बेरोजगार हुआ है। मैंने कहा इलाहाबाद में लड़के पढ़ने नहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल बात सही। अब रूम खाली है, लोग क्यों पढ़ेंगे? लोग कह रहे हैं क्यों पढ़े हम, जब नौकरी नहीं मिलनी है, नौकरी आनी ही नहीं है। और सोचो आपकी नौजवानों को कैसे मारा जाता है। कोई आंदोलन कर पा रहा है क्या आज के समय में? समाजवादी पार्टी के शासन में मैं तो कहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों यूनिक हैं, क्योंकि उनके शासन में कहते थे कि लोकतंत्रवाद तभी मजबूत होगा जी, जब
कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कहने की आजादी होगी, कोई समूह, कोई व्यक्ति, तो वो ऐसे लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। मैंने कहा कि ऐसा कोई लोकतंत्र प्रिय कोई व्यक्ति नहीं है हिंदुस्तान में ऐसा, और इतना विजनरी, इतने हाईटेक, इतने हाईली क्वालिफाइड और इतने विनम्र। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मैं इतने छोटे से परिवार का व्यक्ति होने के बावजूद भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे उस लेवल तक पहुंचाया जहां तक मैं कभी सोच नहीं सकता था। जो मान सम्मान मिलता है माननीय भैया की वजह से मिलता है मुझे। और मैं बता दूं कि जो भी मैं सच बता दूं हिमांशु जी, कभी आप उनसे मिलोगे ना, आप उनके हो जाओगे। कोई कितना भी कड़वाहट लेके मन में जाए, कितनी भी उसके मन के अंदर कड़वाहट क्यों ना हो, अगर वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल लेता है, उनकी एक मुस्कुराहट पे उससे सारे दुख दूर हो जाते हैं, जान लीजिए। इसीलिए मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश से पाला बीजेपी का पड़ा है इस बार SIR वाला, कि जो हमारा नौजवान साथी जो है, जो अपने नेता को जो है इतना मानता है, उनके प्रति अपनी जान न्यौछावर करता है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री की रैलियों में, मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में लोगों को बसों में भर भर के लाया जाता है, लेकिन हमारे नेता को अगर कोई जानता भी नहीं कि भैया कोई कार्यक्रम लगा नहीं, और पूरी जनता कितनी इकट्ठा हो जाती है। सर, ये जो टोटी चोरी का मामला सामने लाया जाता है बीजेपी की तरफ से, इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत उछाला गया मीडिया द्वारा। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी जी। तो ये बीजेपी के लोग जो है, वोट चोर, चंदा चोर, नोट चोरी किया इन्होंने अपने GST में चोरी की, इतनी बेईमानी की इन्होंने पूरे देश में। तो इनको यही लगता है, जो जैसी इसकी भावना होती है। आप कल्पना करो, जिस व्यक्ति ने मतलब गरीबों की झोपड़ियों में लैपटॉप पहुंचाए हो जी, जिस व्यक्ति ने कन्या विद्याधन दिया हो, महिलाओं को आगे पढ़ने के लिए, समाजवादी पार्टी के शासन में आपको याद होगा कि हमारी बहनें बेटियां जो है परसेंटेज बढ़ गया था इंटर के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए, क्योंकि कन्या विद्याधन मिलता था। जी सर, बिल्कुल। बालिकाओं को साइकिल मिलती थी। आपने देखा होगा कि हायर एजुकेशन के लिए फीस फ्री थी, और कई सारे संस्थानों में स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी, और सारी व्यवस्थाएं थी। और इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद तो हमारी बहनें बेटियां आगे पढ़ पाती थी, हमारा भाई पढ़ पाता था, विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने के लिए इच्छुक हुआ करते थे। आज समय में हालत बहुत खराब है। आज के समय अगर आप देखो तो पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है, और NEP लाने के बाद से तो और बद से बदतर हालात है। टोटी चोरी पे सर आप बताए नहीं कुछ। देखिए, मैंने कहा ना कि जो व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े काम किए हों, उसकी पर्सनालिटी को डैमेज करने के लिए, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए, मैंने कहा कि बीजेपी का ही नारा है कि मेरा झूठ सबसे मजबूत का नारा है। और RSS कहती है कि एक झूठ को अगर 100 व्यक्तियों से कहवा दिया जाए तो सच हो जाता है। तो अब ये RSS का मानना है। तो आपको तो जिस फैक्ट्री से ये लोग पल बढ़ रहे हैं बीजेपी के लोग, मैंने कहा मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, वो कह रहा है अमित यादव चुनाव लड़ जाए समाजवादी पार्टी से, जिसके बारे में कोडिन की आप बात कर रहे हैं। जी सर, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं है। आपने देखा होगा सदन में 86 में 56 की बात करने वाला व्यक्ति, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं है। झूठ एकदम सरेआम झूठ था। माननीय राष्ट्रपति ने बकायदा डिटेल दिया, एक साल का एक डेटा दिया उन्होंने। तो आज के समय में जो लोग ये कहते थे पहले कि यादव हो जाते थे पुलिस की भर्ती में, सरकारी नौकरियों में, आप मुझे बताओ, अगर आप आंकड़े उठा के देखो हिमांशु जी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सपा की शासन में पहले नेताजी की सरकार में, उससे ज्यादा बसपा के शासन में यादव हुए, आपको याद होगा। उसके बाद सपा की शासन आया, उसको आप छोड़ दो। इसके बाद मुख्यमंत्री के शासन उठा के देख लो आप, उसमें भी परसेंटेज वाइज सपा से ज्यादा यादव इनकी सरकारें पुलिस में हुए हैं, अपनी काबिलियत पर सर, अपनी काबिलियत पे। जो लोग ये झूठा भ्रामक पैदा करते थे, जो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम करते थे, उनका भी चेहरा बेनकाब हुआ है। उनको ही पता है किस तरीके से बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को मैनेज करके झूठ फैलाना है। आपने देखा ना, दैनिक जागरण वाले ने किस तरीके से अभी 86 में 56 की बात करी थी जी, माफी भी मांगे सर, माफी मांगा। और इनका एक पत्रकार जी, जो अपने पापों की सजा भुगत रहा है, उसी ने चलाया था, आपको याद होगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने 86-56 में दस्तक लेके आया था। मुझे याद है उस समय हम लोगों ने एक बार इस बात को जिक्र भी किया था कि मतलब अंत में देखिए बीजेपी ने क्या हासिल किया, वही पत्रकार जिसने झूठ फैलाया था। तो ऐसे कई सारे वाक्य हैं, बीजेपी के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं जी, लेकिन जनता जानती है सब कुछ। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में जी आप क्या छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होने वाला है समाजवादी पार्टी का? ये भविष्य का सवाल है, पर इस पर राय क्या सर आपकी है? देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो है एक तरीके से सवाल है, ये कह सकते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कैसे PDA की सरकार बनी जी। सबसे बड़ा जो वाजिब सवाल है, क्योंकि अगर ये सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार है, इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। ये आने वाली पीढ़ियों के भी सवाल है जी, आने वाली पीढ़ियों की भविष्य का सवाल है। ये नौजवानों का है, किसानों का है, महिलाओं का है, व्यापारियों का है। व्यापारी बहुत परेशान है इस सरकार में जी। तो ये लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है।
इसलिए भैया का जो विजन है कि हमें जो है जो एक तरीके से जो समान विचारधारा के लोग हैं साथ चलना वो साथ चल रहे हैं उनके। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव जी ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या सोचते हैं? आजकल आजमगढ़ में बहुत सक्रिय हैं सर वो। देखिए आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, मैं तो चाहता हूं कि जिस बात के लिए पहले वो जाने जाते थे, जी जैसे जो पहले बीजेपी में जब मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं अपने मोहल्ले की रोड नहीं बनवा सकता, वो कहते थे मैं जातिगत जनगणना नहीं करा सकता, सामाजिक न्याय की बात कर दूंगा तो बीजेपी वाले मुझे डांटते हैं। तो जिस बात के लिए जाने जाते थे उसके बाद वो सपा में आए जी और उन्होंने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है जी तो आदरणीय मोदी जी हैं। उन्होंने कहा था कि दोनों को हम गुजरात भेजेंगे, ये उन्हीं का बयान है। और कहा था कि मैं योगी जी को वहां भेजूंगा जहां पे घंटा बनाने की ट्रेनिंग जाती है, योगी जी को बोला था उन्होंने। तो मैं ये चाहता हूं कि आदरणीय राजभर जी कम से कम जो जिस बात के लिए जाने जाते थे कम से कम वो सामाजिक न्याय की बात करें, पहले वो जो है जो आज के समय में भेदभाव हो रहा है उसकी बात करें, और कम से कम अपने पद का निर्वहन तो जरूर करें। और जितनी भी उनकी गलत बयानबाजी, आपने देखा एक बयान दिया उन्होंने, मतलब वो तो पूरे हिंदुस्तान की सबकी नजरों से गिर चुके हैं। वो एक बिटिया जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, उस बिटिया का नाम लेके तुम मस्करी कर रहे हो जी। इतना बड़ा, मतलब अब इतने एक ही नहीं, एक दूसरा इनका, एक मैंने बताया ना संजय निषाद, एक और मंत्री है जी उस मंत्री ने भी आपको याद होगा क्या बयान दिया था जी नीतीश कुमार जी को लेकर के। तो ऐसे कई सारे मंत्री बीजेपी में हैं। आदरणीय राजभर जी की जहां तक बात है, मैं कह सकता हूं उनकी बोली भाषा का कोई मतलब नहीं रह गया है, और उनके बारे में कोई, मेरा ख्याल है समाजवादी पार्टी के नेता कोई बात भी नहीं करता। संजय निषाद सर, आदरणीय संजय निषाद के बारे में मैं जहां तक बताऊं कि समाजवादी पार्टी, जब आपने देखा होगा जिस तरीके से पार्टी से सांसद बने, वो बहुत हार्ड कोर बार्गेनर हैं, वो जहां जाते हैं उनकी यही हाल है। बीजेपी में गए हैं इस समय, अब पता नहीं अब अगली बार क्या करेंगे वो, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के लोगों ने उनको भी ठिकाने लगाना तय है। आदरणीय इनको राजभर जी को, बीजेपी का इतिहास है, जिन जिन पार्टियों से गठबंधन किए उनको निपटाने का काम किए। जी सर, चुनाव में जो बाबा लोग हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है, और समाजवादी पार्टी इन बाबाओं का, खासकर जो कथावाचक हैं, इनको कैसे देखती है? देखिए बीजेपी के पूरी तरीके से एजेंट हैं सब, ये बीजेपी द्वारा फंडिंग कराई जा रही है इनको, इस तरीके से लोगों के धर्म के मकड़ जाल में फंसाया जाए, जो प्रमुख मुद्दे उस पर चर्चा ना हो। अभी आपने देखा होगा इनका एक महंत राजू दास है जी अभी कल मैं एक चैनल पे मैंने बोला था कि बल्कि वो महंत नहीं है बल्कि टपोरी राजू दास है वो। जी तो ऐसे बाबाओं से देश को खतरा है। अभी आप सोचो कि जब देश में हमारे संविधान, पूरा देश संविधान से चलता है, एक तरफ कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, उसको जेल में होना चाहिए उस बाबा को, लेकिन वो सत्ता संरक्षित एक तरीके से, पूरी तरीके से आप देखें, जो व्यक्ति ये बोलता हो हमारी बहन बेटियों को कि जिसके गले में मंगलसूत्र ना हो, माथे पे सिंदूर ना हो, समझ लो खाली प्लाट हो, आप सोचो ऐसी दुर्भावना वाले व्यक्ति। और वही बाबा पहले कभी बोला था बाप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि जो अपनी लुगाई नहीं संभाल पाया देश क्या संभाल पाएगा। तो ऐसे बाबाओं के बारे में क्या कहा जाए, ये जरूर है कि ये लोग बीजेपी के द्वारा एक तरीके से एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जी एक तो बाबा और है, वो महिलाओं को लेकर के इतनी अभद्र टिप्पणी करता है कि शायद और कोई शासन होता जेल में होता। अनुदाचार्य कहते हैं जी जी जी, महिलाओं को लेके कि जब तक 21 वर्ष की होती हैं कई जगह मुंह मार चुके। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। आप सोचो अगर ये कोई व्यक्ति, अगर कोई मुस्लिम समाज का, कोई यादव समाज का, कोई पीढ़ी समाज का व्यक्ति अगर बोला होता तो उसका घर बुलडोजर चल चुका था बाबा का। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप कल्पना करो। जी तो इसलिए इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। सर, आप गोपालपुर विधानसभा से आते हैं जी, वहाँ के जनता, वहाँ के लोगों के साथ कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं सर। देखिए जहाँ तक मेरा संदेश, मैं बराबर ही बात कहता हूँ कि अपने नौजवान साथियों से कहता हूँ, और मैं बराबर जब मिलता रहता हूँ लोगों से कहता हूँ कि शिक्षा के प्रति सबसे पहले आपको जागरूक होना है, जी आपको शिक्षित होना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये मेरा यही संदेश है उनके लिए। और एक बात यह है कि अपने कर्तव्यों के प्रति जी जो है और अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हों, और अपने जो है अपनी हक की लड़ाई खुद स्वयं आप लड़ो। जी और समाजवादी पार्टी जो आगामी 2027 का चुनाव आ रहा है, अपने आप को एक एक नौजवान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी बन के चुनाव लड़े, मेरा ऐसा मानना है। और मेरा ये संदेश है कि एक एक नौजवान हमारा साथी जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बन करके, मतलब खुद अपने आप को अखिलेश यादव समझ करके चुनाव लड़े। बस मेरा एक सवाल सर, और क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की जो जनता है बदलाव चाह रही है सर, और क्यों चाह रही है? निश्चित तौर से बदलाव चाह रही है, क्योंकि पूरी तरीके से हर एक तबका, हर एक व्यक्ति ऊब चुका है। मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, पूरी तरीके से पूरा पैरालिसिस हो चुका है, चिकित्सा क्षेत्र पैरालिसिस हो चुका है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, मतलब ऐसा कोई तबका नहीं जो परेशान ना हो। और दूसरी बात सबसे ज्यादा भेदभाव है। तीसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सामाजिक न्याय नहीं है, पूरी तरीके से अन्याय है। और ये सरकार
पूरी तरीके से एक जाति विशेष के द्वारा, एक जाति विशेष के लिए काम कर रही है। इसलिए सरकार को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी सत्ता में बैठे उसे कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सबको समान आंखों से देखे। मेरा ऐसा मानना है कि नेता की कोई जाति नहीं होनी चाहिए, नेता का दिल साफ होना चाहिए और नेता को जो है केवल सामाजिक सरोकारों के लिए काम करना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए और जो है सामाजिक मुद्दों को जो बराबर जनता के बीच में लाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना, नेता ऐसा होना चाहिए। आपका जीवन सार्वजनिक जीवन हो जाता है। तो इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि जितने भी लोग मेरी बात को सुने, खासकर अपने क्षेत्र के लोग जी, तो इस बात को जरूर अमल करें कि मतलब जो है कि आज का जो नौजवान है वो ये चाहता भी है कि उसको आज के समय पथभ्रमित नहीं कर सकते आप। जी बिल्कुल। वो आपसे आंख में आंख डाल के बात करता है कि नेताजी आपने जो कहा था वो किया नहीं। तो इसलिए उनको गुमराह करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे नौजवान साथी हैं वो ये बात जाने और खुद अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें खुद से। सर बस एक सवाल ये कि गोपालपुर की जो जनता है वो समाजवादी पार्टी को देखकर वोट देती है या नफीस अहमद को? आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं सर इसकी भी। नहीं देखिए, मैं निश्चित तौर से केवल अगर हम बात करें जी तो गोपालपुर विधानसभा की जो जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी की वजह से वोट करती है। और इसमें कोई 1% भी सख्त स्वभाव वाली बात नहीं है। इस समाजवादी पार्टी हमारे गोपालपुर विधानसभा के इतने संजीदा लोग हैं, अपने आप को खुद अखिलेश यादव मान के चुनाव लड़ते हैं। मैं चुनाव में 3-4 चुनाव में देख रहा हूं लगातार, और मैं देख रहा हूं कि वहां पे एक एक सिपाही जो है खुद अपने आप को अखिलेश यादव के मान के चलता है। मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी गोपालपुर विधानसभा से किसी भी व्यक्ति को टिकट दे देगी, समाजवादी पार्टी के लोग जिता के भेजेंगे। तो नया उम्मीदवार देखने को मिलेगा सर? ये देखिए सिर्फ नेतृत्व का सवाल है जी। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी इस पूरी तरीके से जी सबसे पहला जो मिशन है हम सबका, जी सरकार बने। जी। चलिए सर, पूरी बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बहुत